जाए उसके बाद में गन लोड नहीं करनी चाहिए। जो भी अनमैरिड है और आए हैं वो पहले से मैदान में जाने से पहले गन लोड करने आया है, तो मुझे लगता है उनके लिए पहले जोरदार ताली होनी चाहिए। और उसके बाद में जो लोग मैरिड है उनके लिए तो जोर से ताली होनी चाहिए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा साहस हमने लिया हुआ है। और उसके बाद में दोस्तों उससे भी बड़ा साहस, एंड दैट इज दुनिया में बच्चे लाने का निर्णय लेना। हम खुद को जितना प्यार करते हैं उससे ज्यादा हम और किसी को प्यार करेंगे, उसका निर्णय लेना मुझे लगता है वो ऊपर वाले की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। अग्री करते हैं? यस और नो? यस और नो? राइट। एंड इसलिए दोस्तों ये दो काम जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण काम है। और जे कृष्णमूर्ति बहुत ही अच्छे से विचारक हो गए, जिन्होंने कहा था हमारे देश के अंदर या हमारी दुनिया के अंदर डॉक्टर बनने के लिए, सीए बनने के लिए, इंजीनियर या आर्किटेक्ट बनने के लिए 25-25 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है, पर माता पिता या पति पत्नी बनने जैसे महत्वपूर्ण काम के लिए 1 साल का भी एजुकेशन नहीं दिया जाता। पर दोस्तों मुझे गर्व होता है कि हमारे समाज के द्वारा जो जे कृष्णमूर्ति की कंप्लेन थी, इतने बड़े विचारक की कंप्लेन थी, वो हमारा समाज कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि आज हमने वो दोनों महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर प्रशिक्षण के लिए 2 घंटे निकाले हैं। सो मुझे लगता है समाज के सभी लीडर्स के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। और दोस्तों आज वैसे ब्राह्मण समाज का ही काम है कि लोगों के अंदर ज्ञान फैलाना, लोगों को ज्ञान देना। सो आपके साथ ज्ञान की बातें करते हुए मैं बेहद ज्यादा खुशी को महसूस कर रहा हूं। पंड्या सर ने भी बताया कि जब नया पानी आता है तो वो पुराना सड़ा हुआ जो भी पानी है वो साफ करने का भी काम करता है। सो वैसे ही कुछ रीति रिवाज, पारिवारिक कुछ बातें जो शायद अंदर से सड़ी हुई हैं और वहां पर नए पानी की जरूरत है, वो मैं पानी आज देने के लिए आया हूं। नंबर 2, भट्ट सर ने भी बहुत ही अच्छी सी बात बताई, जहां पर उन्होंने सारी चीजें आंकड़ों के साथ बताई। मुझे लगता है वो भी बहुत बड़ी और बहुत मुझे लगता है काबिले तारीफ है। आप सभी लोगों ने सुना, यदि मैं पूछूं कि उसमें से कोई भी 3 या 4 आंकड़े बता दें तो डिफिकल्ट था। अग्री करते दोस्तों? यस और नो? तो जोरदार ताली होनी चाहिए। और आज क्योंकि हम सी ब्राह्मण समाज है, ब्रह्म से ब्राह्मण है, और दोस्तों उसका सीधा ताल्लुक दिमाग से है। हम यदि एज ए समाज के तौर पर यदि सोचें तो हम सभी लोग सूरज देव की पूजा करते हैं। हमारा जो देश है दोस्तों वो सूरज की पूजा करने वाला है। और संभव माने न माने आजकल की जो नई जनरेशन है, जो सर ने आंकड़ों के साथ सारी चीजें बताई, वो सोशल मीडिया एंड पिज्जा एंड बर्गर एंड वो जो सारी चीजें हैं वहां पर नई जनरेशन जा रही है। सो पूर्व की हमारी संस्कृति है, बच्चे पश्चिम को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। अग्री कर रहे हैं? यस और नो? पहले मेट्रो सिटी में होता है, फिर सिटी में होता है, फिर गांव में, बट सभी लोग वही दिशा में दौड़ रहे हैं। तब एक बात से मेरे आज की बात की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि हम सूरज देव की पूजा करते हैं, तो वही चीज आपको कहना चाहता हूं कि सीखे एक बात सूरज के पास से, सीखे एक बात सूरज के पास से कि वो भी जब पश्चिम में गया है वो भी डूबा ही डूबा है, वो भी डूबा ही डूबा है। और आपको जान के हैरानी होगी, आज पश्चिम के लोग वहां पर तकरीबन अमेरिका में 3 लाख जितनी महिलाएं हैं जिन्होंने जॉब छोड़ दी और वो बच्चों की परवरिश और परिवार के पीछे ध्यान देने के बारे में सोच रहे हैं। वैसी पूरी कम्युनिटी है दोस्तों, जरा सोचने वाली बात है। शुरुआत के अंदर बात कहना चाहता हूं स्वामी विवेकानंद के बारे में। सारी मम्मियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। एक मम्मी ने उनको उस समय एक पत्रकार ने, जब वो शिकागो गए थे, तब पूछा था कि आपके देश में हमने सुना है कि जब स्त्री का मैरिज होता है वो घर काम के अंदर ही लगी रहती है और बस घर के काम और बच्चे और गोबर उठाना और वही सारी चीजों में वो अपना जीवन व्यतीत कर देती है। तो हमको आपके देश की माताओं के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर दया आती है, आपका क्या कहना है? एंड तब स्वामी विवेकानंद ने कहा हुआ था, आपको हमारी देश की माताओं के ऊपर दया आती है, मुझे आपके देश के बच्चों के ऊपर दया आती है। मुझे आपके बच्चों के ऊपर दया आती है कि उसको परवरिश करने के लिए 2 पापा मिलेंगे, एक मेल पापा, एक पुरुष पापा और एक स्त्री पापा। मां का अनकंडीशनल प्यार क्या होता है
वो आपके बच्चों ने जाना ही नहीं है। संस्कार क्या होता है वो आपके बच्चों ने जाना ही नहीं है। इसीलिए मुझे आपके बच्चों के देश के ऊपर दया आती है। एंड आज वो सभी लोग मेडिटेशन, प्राणायाम और ये सारी चीजों में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आयुर्वेदिक दवाएं इंडिया से ज्यादा यूएस में बिक रही हैं और हम उनकी गोलियों को खा रहे हैं, वो हमारी गोलियों को खा रहे हैं। और ऐसे माहौल के अंदर मुझे ये लगता है कि पारिवारिक शांति होना और बच्चों की सही परवरिश करना वो मम्मी पापा का सबसे बड़ा काम होगा। आने वाले समय में ये दोनों चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज होने वाली है और आज उसी के बारे में मैं यहां पर आप सभी लोगों के साथ बात करने वाला हूं। सो दोस्तों, जब हम बच्चों की परवरिश की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने भी कहा हुआ था कि यदि हमें देश को बदलना है तो शुरुआत बच्चों से करनी पड़ेगी। यदि हम बच्चों को बदल देंगे तो कल हमारा पूरा देश बदल जाएगा। पर उससे आगे जाके एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमें बच्चों को बदलना है तो शुरुआत पेरेंटिंग से करनी पड़ेगी। सही तरीके से यदि बच्चों की परवरिश की जाए तो बच्चों के अंदर बदलाव आ सकता है। अग्री करते हैं? यस और नो? एंड उसी के लिए एज अ मदर, एज अ फादर, हमारा रोल क्या है? एक बच्चे की अच्छी परवरिश करना, एक बच्चे की सही परवरिश करना वो परिवार के लिए तो जरूरी है, पर क्या आप अग्री करते हैं कि अच्छे संस्कार के साथ बच्चे की यदि अच्छी परवरिश की जाए तो वो समाज को भी बनाने का काम करता है। वो परिवार तो बनता ही बनता है, पर क्या आप अग्री करते हैं कि वो समाज भी आगे बनता है? और क्या आप अग्री करते हैं कि बच्चे की और ज्यादा अच्छी परवरिश की जाए और बच्चा कलाम जैसा हो, गांधी जैसा हो, बिल गेट्स जैसा हो, वॉरेन बफेट जैसा हो, तो वो पूरे देश को भी बनाने का काम कर सकता है। यस और नो? सो जब आप अपने बच्चों को मिलते हैं, क्या आप उसमें अपने पूरे समाज को देख रहे हैं? क्या आप उसमें अपने पूरे देश को देख रहे हैं कि ये मैं देश को बनाने का काम कर रहा हूं? एंड इसीलिए आप जो काम कर रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण काम है, उसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जाए उसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। सो एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ दादा दादी, अब बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ तकलीफें देखते होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखते होंगे। सो मे भी आजकल बच्चे सोशल मीडिया का, सर ने पूरे आंकड़ों के साथ बताया कि अराउंड 6 घंटे से ज्यादा का मोबाइल का, सोशल मीडिया का उपयोग हो रहा है। तो सो मैं आपको पूछना चाहता हूं, कितने परिवार हैं जहां पर छोटे बच्चों के अंदर बच्चे गुस्सा करते हैं? ये प्रॉब्लम है? जरा हाथ ऊपर कर सकते हैं। गुस्सा करते हैं बच्चे। हम तो 40 के होने के बाद भी मम्मी पापा के ऊपर ऊंची आंख करके नहीं देख पाते और 4 साल का बच्चा आजकल गुस्सा कर लेता है। होता है ऐसा? ये सुनो, मैं चाहूंगा आप सभी लोगों का भी मुझे जवाब मिले, राइट? तो ये जो 2 घंटे है और अब 2.25 घंटे के आसपास का समय है, ये मैं बोलता रहूंगा और आप चुपचाप सुनते रहेंगे, जरा भी फायदा नहीं होगा। ये प्रोग्राम का आपको यदि सबसे ज्यादा फायदा चाहिए तो 2 घंटे पूरी एनर्जी के साथ मैं यहां पर रहने वाला हूं। एंड मैं चाहता हूं कि आप भी पूरी एनर्जी के साथ रहे। आपको जितनी भूख लगेगी जो समय पे, मुझे भी उतनी ही उस समय पे उतनी ही भूख लगने वाली है। पर मुझे लगता है कि एक समय का थोड़ा सा खाना आगे पीछे हो तो चल जाएगा, बट बच्चों के संस्कार आगे पीछे हो तो जरा भी नहीं चलेगा। अग्री करते हैं? हाँ या ना? सो मैं चाहता हूं दोस्तों कि जब भी मैं आपको कोई सवाल पूछूं, आपका जवाब हाँ हो सकता है, आपका जवाब ना हो सकता है, जो भी हो बिंदास आप जोर से बोल के मुझे बताएं। सो आप सभी लोग उसके लिए तैयार हैं? मुझे सारी मम्मियां यहां पर बैठी हुई हैं, घर पे जो आपकी बुलंद आवाज है वो यहां पर भी प्रयोग करें। सो सारी मम्मियां जल्दी से, क्या आप तैयार है? वेरी गुड, क्या बात है। देखो अभी आधे से भी कम लोगों ने बोला तो भी, और सारे पापा, आपको घर पे चांस नहीं मिलता, तो यहां पे वो चांस का उपयोग कर सकते हैं। सो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? वेरी गुड। सो वेरी फर्स्ट थिंग कि आप सभी लोगों का जितना इन्वॉल्वमेंट होगा उतना बहुत ज्यादा मजा आएगा। जो बात अच्छी लगे उस बात के लिए आप सभी लोग ताली भी बजा सकते हैं। अब ताली क्यों बजानी चाहिए? क्योंकि जब हम ताली बजाते हैं तो हाथों के अंदर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ये आप सभी लोग जानते होंगे। सो जब भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबते हैं तो रिसर्च ये कहता है कि यदि अच्छी मात्रा में ताली बजाए, सारे के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबे, तो इन फ्यूचर हार्ट अटैक आने की संभावना 45 से 55% कम हो जाती है। सो आप में से कितने लोग हैं जिनको हार्ट अटैक नहीं चाहिए?
तो हाथ ऊपर करना है कि ताली बजानी है? और दूसरी एक ये भी बात है कि भगवान हर एक व्यक्ति को जैसे सांस का कोटा देता है कि भाई आपकी इतनी सांस, वो सांस खत्म फिर जिंदगी खत्म, वैसे तालियों का भी कोटा देता है। और जो व्यक्ति का कोटा खत्म ना हो, अगले जन्म में उसको कोटा खत्म हो वैसा जन्म देता है। तो वैसा कुछ अगले जन्म में नहीं चाहिए, तो ये जन्म में क्या कर रहा है? तालियों का कोटा कंप्लीट करना है, राइट? सो हंसी के साथ, खुशी के साथ पारिवारिक जीवन के अंदर हम खुशियां कैसे लाएं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मस्ती मजाक के साथ हम सीरियस बातें करेंगे, सिंसियर बातें करेंगे, पर हंसी मजाक के साथ करेंगे। और उसके लिए मुझे आप सभी लोगों के साथ और सहकार चाहिए। सो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? मुझे सबकी 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 आवाज चाहिए जल्दी से। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक्सीलेंट। सो दोस्तों, ये जो भी आजकल बच्चे के बैक आंसरिंग बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे गुस्सा कर रहे हैं, बच्चे टीवी मोबाइल का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। हमारे समय पे सुविधा ही नहीं थी, शायद 3-3 4-4 किलोमीटर हम चल के जाते थे। एंड दोस्तों, आज यदि हम बात करें, बच्चों को सारी सुख सुविधाएं दे दे, पर फिर भी बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। सो ये सारी दिक्कतें बढ़ रही हैं, ये सारी चीजें बढ़ रही है। उसके पीछे मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब भी बच्चे में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सुधारने के लिए हम करते क्या है? तो सबसे पहले ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि सपोज बच्चा गुस्सा करे, बच्चा टीवी ज्यादा देखे, बच्चा बड़ों की बात ना माने, तो उसको सुधारने के लिए ज्यादातर हम 3 काम करते हैं मम्मी पापा के तौर पे। सबसे पहले बच्चे को समझाएंगे, देख बेटा, नोनू मोनू सोनू, इतना ज्यादा टीवी, इससे आंखें, बेटा अभी तेरी एग्जाम है, थोड़ा पढ़ाई पे, बेटा थोड़ा खाने पे। ये सारी चीजें हम समझाते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जब तक अपना जूस नहीं निकलता। और 15-20 मिनट के बाद बच्चा जैसा था वैसा। और फिर दोस्तों हम क्या करते हैं? फिर गुस्सा करते हैं, फिर हम ऊंची आवाज में बात करते हैं, थोड़ा बच्चे को डांटते हैं, सोचते हुए कि उससे बच्चा सुधर जाएगा, उससे बच्चा सुधर जाएगा। बट मेरा सवाल आपको यह है, समझाने से क्या बच्चा समझता है? डांटने से क्या बच्चा समझ जाता है? मुझे जल्दी सबकी आवाज चाहिए, हाँ या ना? नहीं समझता। उसके बाद में बच्चे को पनिशमेंट मिलती है, ये लगा सिक्सर। होता है सही है? सुनो, बच्चों को हम चमाट मारते हैं, गुस्सा करते हैं, मार देते हैं, या तो इमोशनल पनिशमेंट देते हैं। इमोशनल पनिशमेंट माने क्या? तू नहीं पढ़ेगा तो हॉस्टल में डाल दूंगा। कई बार तो मम्मी बोल देती, मैंने तुझे पैदा ही क्यों किया, राइट? जब हम ये चीज बोल देते हैं कि मैं तुझे हॉस्टल में डाल दूंगा, हॉस्टल में डाल दूंगी, ये मैंने तुझे दुनिया में ही क्यों लाया या लाई, तब दोस्तों बच्चों को हम इमोशनल पनिशमेंट देते हैं। और माने न माने, एक थप्पड़ जो बच्चे को पड़ती है ना, उसका दर्द आधे घंटे के बाद बच्चा भूल सकता है, पर जो ऐसी कड़वी बातें बच्चे ने बचपन में सुनी हो, वो दर्द जिंदगी भर तक उसके साथ रहता है। हम बच्चों को ऐसी पनिशमेंट दे देते हैं, ऐसा बोल देते हैं या थप्पड़ मार देते हैं। मेरे सवाल आपको यह है, क्या उसके बाद बच्चे सुधर जाते हैं? आज से पहले कभी ऐसा हुआ कि आपने बच्चे को थप्पड़ मार दिया और बच्चा आपके पास आया और बोले, पापा पापा आपने तो मेरी आंखें खोल दी, आपने मेरा जीवन बदल दिया, धन्य धन्य, पैर किधर है आपके? ऐसा कभी हुआ? मैं आज के बाद में टीवी को टच नहीं करूंगा, पापा आपने मेरी आंखें खोल दी, आज के बाद मैं 95% लाके रहूंगा, आपकी थप्पड़। हेलो, ऐसा कभी हुआ? होने के चांसेस है? तो भी हम यही 3 चीजें करते हैं और आने वाले समय में यही 3 चीज करेंगे। सोचिए सोचिए, जब यदि हम नहीं सीखेंगे तो यही करेंगे ना, क्योंकि बच्चा भी 15 साल का हुआ तो 15 साल से तो ये 3 चीज ही कर रहे हैं। 15 साल से यदि रिजल्ट नहीं मिला तो क्या आने वाले समय में रिजल्ट मिलेगा? मुझे सबकी आवाज से हाँ या ना? नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, हमें तरीका जो है हमारे परवरिश का वो बदलने की बेहद ज्यादा जरूरी है। एंड ये 3 चीजें काम नहीं करती। कई लोग चौथा रास्ता भी अपनाते हैं। वो कौन सा होता है? नसीब के भरोसे छोड़ना। अब इसके नसीब में जो लिखा होगा ना वही होगा। मैं तो बोल बोल के थक गया। कई लोग क्या बोलते हैं, अब इसकी वाइफ आएगी ना सुधारेगी। हेलो, आपकी भी आई ना, अब सुधरे, खुद को फेल देंगे,
तो उसकी आएगी, वो कैसे सुधारेगी कि आप नहीं सुधार पाए, आपकी वाइफ आपको नहीं सुधार पाई, तो उसकी बिचारेगी कैसे। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं ये पुरानी चीजें काम नहीं करती। नई जनरेशन के बच्चों के लिए कुछ रीजन है जिसके कारण हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसको मैं कहता हूं टी फैक्टर्स। क्यों हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते? मैं मजाक में कहता हूं कि कार्टून के अंदर छोटा भीम जो करे वो बच्चा करना चाहता है। अग्री करते हैं? यस और नो? कार्टून के अंदर छोटा भीम जो करे वो बच्चा करना चाहता है, बट बड़े दुख की बात है मोटा भीम जो कहे वो बच्चा नहीं करना चाहता है या ना? हाँ, हंस सकती, माने अपनी ही परिवार की बातें हैं, और हंसी खुशी के साथ जितनी भी चीजें सीखे वो ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्यों बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, उसके भले के लिए मैं कहता हूं, फिर भी वो मेरी बात नहीं सुनता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जनरेशन गैप है, और जनरेशन गैप के मेजर 4 कारण हैं, उसको मैं कहता हूं टी फैक्टर्स। टी फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर है दैट इज टैलेंट। दोस्तों हम उसी व्यक्ति की बात को सुनना चाहते हैं जो व्यक्ति हमसे ज्यादा टैलेंटेड हो। जो व्यक्ति में हमसे थोड़ी कम टैलेंट हो वो व्यक्ति की बात हम जरा भी सुनना नहीं चाहते। एग्जाम्पल के तौर पे, अब संडे का दिन हो, आप किचन में हो और हस्बैंड किचन में आए गलती से और आपको बोले जानो, बोलते कि नहीं बोलते? आप लोगों को पूछ रहा हूं, बोलते हैं? वेरी गुड, मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। भाभी जी है यहां पर, पूछना चाहूंगा, है बोलते हैं? जानू बोलते हैं? अच्छा, जानू नाम ही वैसा है। आज सारी पत्नियां अपने नाम बदल के जानू रख लेगी। सो दोस्तों मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि यदि हम जाए और बोले कि तू थोड़ा इसमें ये ट्राई कर, थोड़ा खाने में थोड़ा ये बदल के देख, थोड़ा नमक ज्यादा डाल के देख, थोड़ा शुगर मीठा थोड़ा करके देख, 3-4 सलाह सूचन दे, तो क्या होगा? हाथ पकड़ के बाहर निकालेगी, बोले चुपचाप या तो टीवी देखो या तो सो जाओ या बच्चों को संभालो, खबरदार मेरे किचन में आए तो। होगा कि नहीं? यस और नो? पर सोचे हस्बैंड की जगह संजीव कपूर आ जाए तो हम क्या करेंगे? हम बाहर निकलेंगे और उनको बोलेंगे आप जो कहे, इनफैक्ट हम वीडियो भी उतारेंगे, वो जो कहेंगे वो हम नोट भी लिखेंगे, क्योंकि खाना पकाने के मामले में उनके पास टैलेंट ज्यादा है। अग्री करते हैं? हाँ या ना? दोस्तों तो वो व्यक्ति की बात हम सुनेंगे जो व्यक्ति के पास ज्यादा टैलेंट है, जिसके पास कम है हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जब आप लोग 5 साल के थे, 6 साल के थे, आपके पास जो टैलेंट था उसको याद करें अपने बचपन को। एंड आजकल के जो बच्चे हैं वो 5 साल के, 6 साल के हैं, और उनके अंदर जो टैलेंट है उसके बारे में जरा सोचे। सेम टैलेंट है कि ज्यादा टैलेंट है? ज्यादा टैलेंट है कि बहुत ज्यादा टैलेंट है? दोस्तों हमारे समय पे कंप्यूटर क्लास सीखने पड़ते थे, 3 साल 4 साल के बाद भी लोग फेल होते थे, और आजकल के बच्चे तो 2 साल के बच्चे कंप्यूटर एंड मोबाइल, 3 साल के बच्चे उतना अच्छा यूज कर लेते हैं कि 40 साल के पापा को मोबाइल की रिंगटोन चेंज हो जाए तो पुरानी कैसे करना है वो पता नहीं होता, वो 4 साल का बच्चा करके देता है। यस और नो? सो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, हमारे पास कम टैलेंट है, तो भी हमको पता है कि बच्चे में ज्यादा है। तो बच्चे के पास ज्यादा है उसको तो पता होगा ना बापू में कम है। एंड यदि उसको पता है कि मम्मी और पापा में, दादा और दादी में मुझसे कम टैलेंट है, तो क्या बच्चे को आपकी बात सुननी चाहिए? हेलो, ईगो को बीच में ना लाए, दोस्तों जरा सच। एंड इसीलिए यदि बच्चे आपकी बात नहीं सुनते उसमें बच्चों की कोई गलती, एंड इसीलिए दोस्तों बच्चों के ऊपर गुस्सा करना वो अच्छी बात नहीं है दोस्तों। सो वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं कहना चाहता हूं दैट इज टैलेंट। नंबर 2 जो फैक्टर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दैट इज ट्रेंड। दोस्तों समाज के अंदर जो बहुत ही अच्छी सी बात सर ने बताई हुई थी, पुराना पानी और नया पानी, वो सेम चीज समाज के अंदर होती है, और मैं हजारों साल का इतिहास गवाह है। हजारों साल पहले बात थी कि यदि पति मर जाता पत्नी को जलाया जाता था। उस समय के लोग इसको मानते थे ये सभ्यता है, ये संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है। ये प्रथा को क्या कहते थे? सती प्रथा। उस समय के लोग इसे सही मानते थे, शायद उस समय के लिए सही हो सकता है, बट जब जनरेशन बदली, समय बदला, तो नई जनरेशन ने कहा ये तो स्त्री के ऊपर अत्याचार है। पुरानी जनरेशन ने कहा संस्कार, नई ने कहा अत्याचार।
दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, जीत कौन सी पीढ़ी की हुई? जल्दी, सबकी आवाज सही है। नई पीढ़ी फिर पुरानी हुई और उनके अंदर और एक प्रथा आई घूंघट तानने की। उस समय के लोग मानते थे घूंघट संस्कार के नाम पे होना चाहिए, मानते थे उस समय के लोग, उस समय पे जरूरी होगा। स्त्री को ठोकर आए और वो गिर जाए तो चले, बट संस्कार के नाम पे घूंघट होना चाहिए, वो उस समय के लोग मानते थे। नई जनरेशन आई और उन्होंने कहा कि ये अत्याचार है, पुरानी जनरेशन ने कहा संस्कार है। दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, जीत कौन सी पीढ़ी की हुई? एंड दोस्तों, वही नई पीढ़ी मेरे सामने पुरानी पीढ़ी बनकर बैठी हुई है। नई पीढ़ी घर पे है। हम बच्चों को आज बोलते हैं बेटा संस्कार संस्कार संस्कार, और बच्चे बोलते हैं अत्याचार अत्याचार। संघर्ष चालू हुआ है और 20 साल तक चलेगा। इतिहास गवाह है, जीत कौन सी पीढ़ी की होगी? तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं सुधर जाओ। आज से पहले पूरे इतिहास में पुरानी जनरेशन को समझाने वाला कोई नहीं था। आई रिपीट, जो भी समझाते थे वो नई जनरेशन को, बच्चों को समझाने वाले ही थे। 22 साल की उम्र पे मैंने ये काम चालू किया था। 22 साल की उम्र पे मैंने मम्मी पापा को पेरेंटिंग सिखाना चालू किया था, और वो चालू करने का पर्पज ये था, कारण ये था, 17 साल पहले, सो अभी 37 की एज है, और अभी तक 12 लाख मम्मी पापाओं को फिजिकली इस तरीके से पढ़ा चुका हूं। 12 लाख ऑनलाइन, 3.5 करोड़ पेरेंट्स, 3.5 करोड़ पेरेंट्स दोस्तों। पर 22 साल की उम्र पे जब मैं पापा के पास गया था, उतनी अच्छी सिचुएशन नहीं थी। वैसे मैंने मेरे करियर की शुरुआत एक मैकेनिक के तौर पे की थी, 2 व्हीलर रिपेयर करता था। स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे, उसके लिए मुझे काम करना पड़ा था। तो 9th स्टैंडर्ड, 10th, 11th एंड 12th 4 साल तक मैंने मैकेनिक का काम किया, एंड 700 रुपये मेरी तनख्वाह थी स्कूल की फीस वगैरह भरने के लिए। वहां से मैंने करियर की शुरुआत की थी, और 30 साल पे मैं रिटायर्ड हुआ। सो 30 साल से पहले मर्सिडीज बेंज तक के जो भी ड्रीम हो सकते हैं पैसों को लेकर, वो सारे पूरे करके बैठा हूं। तो 7 साल हो गए रिटायरमेंट को एंजॉय कर रहा हूं। हेलो, एंड आज मैं हमेशा मेरे पैशन के लिए ही काम कर रहा हूं। सो मेरे और भी काफी सारे टॉपिक्स है, बिजनेस ग्रोथ को लेकर, मोटिवेशनल स्पीकर बनने को लेकर, ब्रांडिंग को लेकर, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग को लेकर, उसमें मुझे ज्यादा पैसे मिलते हैं। पर वो काम मैं 10 to 20% करता हूं। ये काम की सबसे ज्यादा जरूरत है, ये काम 80% से ज्यादा। मेरे वीडियोस भी यदि यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा मैं और कौन कौन से काम करता हूं। उसमें से पैसा मिल जा रहा है, तो सारा मेरा जो ध्यान है वो ये अवेयरनेस स्प्रेड करने के ऊपर है। क्योंकि 22 साल की एज पे बीकॉम करने के बाद मैं जब पापा के पास गया और मैंने पापा को कहा कि मुझे मम्मी पापा को सुधारना है, जरा सोचे, वो भी आज से 17 साल पहले, 15 साल पहले। तो क्या आप अपने बच्चे को ऐसे करियर में जाने देंगे? नहीं। पर दोस्तों, वो पापा ने मुझे 2 बात बताई थी जो मैं चाहता हूं कि आज आप याद रखें, कि आपका बच्चा आपकी लीग से अलग, आप जो सोचते हैं, आप जो करते हैं, उससे कुछ अलग करना चाहता है, तो उस समय पे बच्चे को साथ और सहकार मम्मी पापा से चाहिए। दुनिया अपने आप साथ दे देगी। तब पापा ने मुझे 2 चीजें बोली हुई थी। एक चीज जो कही हुई थी, एंड दैट इज कि बेटा तेरा यदि इरादा नेक है ना, तो ऊपर वाला साथ देगा। यदि तेरा इरादा नेक है, तू मन से साफ है, तो ऊपर वाला साथ देगा। और दूसरी चीज कही थी, बड़ी प्यारी सी चीज कही थी, कि बेटा अपनी हालत उतनी खराब है कि इससे खराब कुछ हो ही नहीं सकता। अपनी हालत उतनी खराब है कि इससे खराब कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो भी होगा वो अच्छा होगा। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ तू आगे बढ़, कुछ भी दिक्कत आए तो हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, पैसे नहीं थे, सुविधा नहीं थी, कांटेक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट फिर भी साथ और मोटिवेशन था मम्मी पापा का। और वही चीज मैं मम्मी पापा को सिखाना चाहता था। एक बच्चा 22 साल का, जिसको 25 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो, उसको चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो ईगो तो हर्ट होगा। पर दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, उस समय पे मम्मी एंड पापा के द्वारा मुझे जो मोटिवेशन मिला, मेरा यही गोल है कि जो तरीके से परवरिश मम्मी पापा ने मेरी की, वही चीज मैं दूसरे पेरेंट्स तक पहुंचाऊं।
तो यदि मैं 30 पे सफल हो सकता हूं, तो मेरा यह मानना है कि आपका बच्चा तो 30 पे रोल्स रॉयस में घूम सकता है। आपका बच्चा जो भी उसका पैशन है, मेरा ये पैशन है, आपके बच्चे का और कोई भी पैशन हो, उसमें काम करके 30 पे वो फाइनेंशियली फ्री हो सकता है, पर उसके लिए आपका मानसिक तरीके से सपोर्ट उसको मिलना बेहद ज्यादा जरूरी है, जो 90% परिवार में नहीं मिलता। और वो कब मिलता है मालूम है? जब बच्चा कुछ उखाड़ लेना, कुछ बड़ा कर लेना, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, बाद में मम्मी पापा ध्यान देते हैं। अभी जैसे हम रास्ते में आ रहे थे, सर से बात चल रही थी, ज्यादातर मम्मी पापा ये सब्जेक्ट के बारे में सोचना कब चालू करते मालूम? जो पेरेंटिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाए ना, तब। अभी जैसे शाहरुख खान के घर पे प्रॉब्लम आया तो वो सर्च कर रहा होगा, है कि नहीं? अदर देन दैट ज्यादातर हम इसके बारे में सोचते नहीं। दोस्तों, ये बेहद ज्यादा जरूरी है कि हम सोचें, क्योंकि ट्रेंड अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है। उसके बाद में तीसरी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है टेक्नोलॉजी, और चौथा पॉइंट है दैट इज टॉलरेंस। टॉलरेंस माने सहन क्षमता, और तीसरा पॉइंट है दैट इज टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जरा सोचे, पहले के समय में टेक्नोलॉजी नहीं थी। मुझे काफी सारे लोग बोलते हैं कि हमारे मम्मी पापा ने थोड़े ध्यान दिया था हमारे ऊपर। अग्री करते हैं? ये सुनो, हम तो 6-6 बच्चे थे, 7-7 बच्चे थे, कहां बड़े हो गए पता ही नहीं चला, क्योंकि उस समय पे हमको बिगाड़ने वाले साधन सामग्री नहीं थे। तो मम्मी पापा ध्यान नहीं देते थे पेरेंटिंग के ऊपर, पापा परिवार में टाइम नहीं देते थे, तो चलता था, क्योंकि पापा को श्योर था कि उसको बिगाड़ने वाले साधन सामग्री अवेलेबल नहीं है। आज तो मोबाइल, दुनिया भर की सारी गंदी चीजें, खराब चीजें बच्चे के हाथ में घूम रही है। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें अच्छी भी चीजें हैं और गंदी भी चीजें हैं। सो खराब चीजें ढूंढने भी नहीं जाना, वो उसको रूम में बैठे बैठे मिल सकती हैं। एंड इसके लिए जरूरी है, क्योंकि बिगाड़ने वाले एलिमेंट यदि बढ़ जाए तो दोस्तों सुधारने वाली एलिमेंट भी तो बढ़ने चाहिए। अग्री करते हैं, हाँ या ना? एंड इसीलिए जरूरी है आज के समय में पापा का अपने बच्चों को ध्यान देना। आपके पापा ने आप पे ध्यान नहीं दिया, वो बात अलग थी, वो समय अलग था, वो माहौल अलग था। आज का माहौल, मुझे सबकी आवाज है, आज का माहौल, तो आज समय देना जरूरी है। पहले पापा ने कभी वाइफ को, अपनी वाइफ को माने मम्मी को आई लव यू नहीं बोला, पर आज के समय में यदि हम नहीं बोलेंगे तो बच्चे नहीं बोलेंगे, बच्चे नहीं बोलेंगे तो अपनी वाइफ टिकी है, बच्चे की वाइफ हफ्ते भी नहीं टिकेगी। तो हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा, और अपनी वाइफ को बोलना है। लोगों की ख्वाहिश, और देखो इसमें कितने खुश हो रहे हैं। पर दोस्तों, यहां पर जो मैं कहना चाहता हूं, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। नंबर 2 जो कहना चाहता हूं दैट इज टॉलरेंस पावर, सहन क्षमता। दोस्तों, स्ट्रगल जितनी ज्यादा होना उतना टॉलरेंस पावर, सहन क्षमता ज्यादा होती है। हमारे समय में जब हम छोटे थे, या मम्मी पापा दादा दादी की बात करें, तो पानी के लिए 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता था, वॉशरूम के लिए 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता था, वो सुख सुविधाएं नहीं थी। तो उनकी सहन क्षमता उतनी ज्यादा थी कि कितनी भी ज्यादा दिक्कत आए, मरने के बारे में वो कभी सोचते नहीं थे। यस और नो? बचपन में मुझे उतनी ज्यादा होलसेल में मार पड़ी है कि कोई दिन मार न पड़े तो रात को ऐसा लगता था यार नींद क्यों नहीं आ रही है। ऐसे मेरे जैसे आप में काफी सारे लोग होंगे। आज के बच्चे को यदि हम मारे तो शायद वो गलत राह पे जाने का या सुसाइड के बारे में सोचने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आज के बच्चों ने स्ट्रगल देखी ही नहीं है। एसी, गाड़ी, बंगला वो ज्यादातर घरों के अंदर बच्चों को मिल जाता है, तो दोस्तों वो तो उनका गोल है ही नहीं, उसके बारे में वो सोचते भी नहीं है। एंड दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं उसके लिए टॉलरेंस पावर कम है। एंड इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे समय पे, लाइक गुजराती के अंदर है, सोटी वागे चमचम ने विद्या आवे रमझम, राइट? आप लोगों ने सुना होगा। कभी कभी गलती से 5-6 साल में मम्मी पापा कोई गलती से टीचर को मिलने तो एक ही बात बोलते थे, मार मार के सुधार दो। अब जैसे तुम कपड़े हो कि धो धो के सुधार दो, राइट? वैसे ही बोलते थे। पर दोस्तों, क्या आज हम स्कूल में जाके टीचर को वैसा बोलेंगे कि मार को मेरे बेटे को या मेरे पोते पोती को सुधार दो? हाँ या ना? नो। क्यों? क्योंकि आजकल के बच्चों का टॉलरेंस पावर कम हो चुका है। एंड दैट इज ऑल्सो टाइम कि इसीलिए हमें पेरेंटिंग के नए तरीके, परिवार को साथ में रखने के नए तरीके सीखने की जरूरत। मुझे सबकी आवाज चाहिए, जल्दी जल्दी सबकी आवाज चाहिए। वेरी गुड दोस्तों। एंड इसीलिए ये 4 कारण है
कि जिसके कारण हमारे ही बच्चे, हम भले उनके लिए अच्छा चाहते हैं बट फिर भी वो हमारी बात नहीं सुनते। एंड इसीलिए दोस्तों एक मेरी मोबाइल ऐप भी है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा। वहां पर पेरेंटिंग का मेडिटेशन है। आपके बच्चों के लिए उनका मेमोरी और कंसंट्रेशन बढ़ाना हो, उसका मेडिटेशन है। सारी मम्मियों के लिए 7 चक्र हीलिंग का मेडिटेशन है। जिनको भी अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी हो, एनर्जी बढ़ानी हो, उसका मेडिटेशन है। जिसको पब्लिक स्पीकिंग सीखना हो, उसका मेडिटेशन है। और जिसको ज्यादा पैसे कमाने हो, पैसे कमाने का मेडिटेशन है। क्या आप सोच सकते हैं? और वो मेडिटेशन YouTube पे 2 मिलियन लोगों ने किया हुआ है, 20 लाख लोगों ने किया हुआ है। ऐप पे तकरीबन 4.5 लाख लोगों ने ये मेडिटेशन किया हुआ है। और YouTube पे भी आप डालेंगे परीक्षित जोबनपुत्रा मनी मेडिटेशन, तो लोगों को बहुत ज्यादा फायदे हुए हैं फाइनेंशियली। एक गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूं, ये सारे मेडिटेशन मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हुए हैं। 6 मेडिटेशन है, 6 के 6 फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अभी 7वें की सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है, मैरिड लाइफ का भी मेडिटेशन रखो, हस्बैंड वाइफ का। तो वो मेडिटेशन भी 1 से 1.5 महीने के अंदर उसके अंदर आ जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सो परीक्षित जोबनपुत्रा लाइफ कोच नाम की ये ऐप है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 2, जो सर से अभी रास्ते में हमारी बात चल रही थी कि आज तो है, हम इसके बारे में बात करेंगे, आपके जो भी प्रश्न होंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बट यदि कल परसों नरसों या पूरे साल में कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको काउंसलर से बात करने की जरूरत है, तो वहां पर आस्क अस करके है, वहां पर जाकर आप अपना नाम, नंबर, डिटेल वगैरह भर के आपका जो भी प्रश्न हो बच्चों को लेकर या पारिवारिक जीवन को लेकर, वो प्रश्न आप वहां पर टाइप करके हमें भेज सकते हैं। और काउंसलर के थ्रू आपको 3 से 4 वर्किंग डे में आंसर मिल जाएगा। और वो ज्यादातर हमारे जो पेड क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए ये सुविधा है। बट आपको रेफरेंस में हमारा समाज का नाम डाल देना है, तो पूरे साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके जितने भी प्रश्न होंगे हमारे काउंसलर फ्री ऑफ कॉस्ट उनको आंसर देंगे। सो ये एक गिफ्ट मैं मेरी ओर से आपको दे रहा हूं दोस्तों, जो आपको बेनिफिट लेना है आप डेफिनेटली ले सकते हैं। नाउ अब हमें बच्चों की परवरिश करनी है जिनका टॉलरेंस पावर कम है, जिनके अंदर टैलेंट हमसे ज्यादा है। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा? पहली चीज, बच्चों के अंदर कुछ कमियां होगी और बच्चों के अंदर कुछ खूबियां होगी। 2 चीज होगी, हाँ या ना? हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं और कुछ खूबियां हैं, दोनों चीज हमारे अंदर है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बच्चों की कमियों को सुधारने से ज्यादा बच्चों की खूबियों को निखारने पे ध्यान दें। बच्चों की कमियों को सुधारने से ज्यादा बच्चों की खूबियों को निखारने पे ध्यान दें। दुनिया के अंदर स्पेसिफिकली यहां पर हमारे यदि बात करें इंडिया की, तो दोस्तों 95% पेरेंट्स बच्चों की कमियों को देखते हैं और पूरे दिन वो कमियों की ही बात करते रहते हैं, ज्यादातर 95% पेरेंट्स। एंड इसीलिए एक सर्वे कहता है कि बच्चा जब 18 साल का हो, 18 साल का, उससे पहले उसने 5 लाख बार नो सुना होता है। तू ये नहीं कर सकता, ये मत कर, वो मत कर, तुझे कितनी बार मना किया मैंने? वो दोस्तों 5 लाख बार नो सुना होता है। एंड इसीलिए डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, एंड इसीलिए वो बड़ा होकर डोंट डू ही बनता है, राइट? फिर बोलते ही बचपन में, बहुत जब छोटा हो तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं, जब बहुत छोटा है, 2-3 साल का है, ये मेरे पे गया, बोलो चाचा आते बोलते ये मेरे पे गया, बोले देख नाक मेरे जैसी, बोले कान मेरे जैसे, आंख मेरे जैसी। फिर यही डोंडू जब बड़ा होता है तो बोलते पता नहीं गधा किस पे गया है, राइट? मैं कहना चाहता हूं, क्यों वो मेरे में से, क्यों वो किसके ऊपर गया है, वो होता है क्यों डोंडू हो जाता है, क्यों वो परफॉर्म नहीं कर पाता, क्यों वो दोस्तों सुंदर पिक्चर, जितने जीनियस लोग हैं बाहर जाके वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी कंपनी के सीईओज इंडियन हैं, पर वही लोग इंडिया में आके गूगल जैसी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि उनको डोंडू करने वाले इंडिया के अंदर होलसेल में लोग भरे हुए हैं दोस्तों। यदि जो हम पैर खींच रहे हैं वही लोग यदि हाथ खींचना चालू करें, तो दोस्तों गारंटी के साथ कहता हूं, इंडिया अमेरिका से आगे आने वाले 5 साल में जा सकता है। और वही चीज जो सर का कंसर्न था कि हमारा जो समाज है वो आगे बढ़े, जो सर का मेन उद्देश्य है, मैं कहना चाहता हूं हम समाज के स्तर पे भी वो चीज ध्यान में रखें कि पैरों से ज्यादा हाथ खींचने की कोशिश करना शुरू करें। दोस्तों
यहां पर कहना चाहता हूं, एज अ मदर, एज अ फादर, हमारा दो टाइप का एटीट्यूड हो सकता है। पहला एटीट्यूड मक्खी जैसा एटीट्यूड हो सकता है। मक्खी क्या काम करती है? गंदगी के ऊपर बैठती है ना? पूरा हॉल साफ सुथरा है, कहीं पर नहीं है, यहां पर थोड़ी सी गंदगी करो तो मक्खी क्या करेगी? गंदगी के ऊपर आकर बैठ जाएगी। मैं कहना चाहता हूं, मक्खी गंदगी के ऊपर बैठती है, गंदगी के ऊपर पूरे दिन वो बैठ के गंदगी को फैलाने का काम करती है। और तीसरा काम क्या करती है मालूम है? पूरे दिन हमिंग करती है। यस और नो? कुछ मम्मी पापा और कुछ फैमिली मेंबर ऐसे ही होते हैं। हेलो, ऐसे ही होते हैं सच्ची। उनको कितनी भी अच्छी चीजें मिल जाए ना, पर बोले यार फंक्शन अच्छा था पर खाने में मजा नहीं आया। खाना सब कुछ अच्छा था पर बोले दाल अच्छी नहीं थी। वो बैठेगी तो गंदगी के ऊपर ही, जो चीज पसंद ना है वो बैठेगा कहां पर? वहीं पे। और फिर पूरे दिन क्या करेगा? खाना अच्छा नहीं था, दाल अच्छी नहीं थी, इतने साल हो गए फिर भी तूने खाना पकाना अच्छे से नहीं सीखा, बच्चे के अंदर भी हैंडराइटिंग खराब है, मैथ्स में तू कब पास होगा? अरे हाँ ना। तो और ऐसी मक्खी क्या करती है? दूसरी ऐसी मक्खी को ढूंढ लेती है। अभी ब्रेक भी होगा ना, देखना। मुझे भी यही प्रॉब्लम। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं आप सभी लोगों को, एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ सास, एज अ बहू, दुनिया के अंदर आज आईएएस ऑफिसर आईएएस बन जाता है, उसके बाद में सुसाइड कर लेता है। क्यों? क्योंकि बोले वो सास और बहू के बीच में रोज उतने झगड़े होते थे कि उसे पक जाता है। और दोस्तों 30 साल, ये 32 साल की एज पे वो सुसाइड कर लेता है और लिखता है सुसाइडल नोट में, मैं आईएएस बन गया, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट की सबसे बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया। वो आसान है, और सास और बहू के बीच के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। पर ये क्यों है? क्योंकि शायद सासू मां अपनी बहू के लिए मक्खी का रोल अदा करती हैं, और शायद वो बहू भी अपनी सास के लिए मक्खी का रोल अदा करती है। उसमें पीस कौन जाता है? यस और नो? एंड दोस्तों मैं सॉरी टू से, पर मैं सच बात बताना चाहूंगा। मैं अच्छी अच्छी बातें बोलूं और अब मेरा प्रोग्राम अच्छा था वो बोले, वो मैं नहीं चाहता। अच्छे से ज्यादा मैं सच्ची वाली बातें बताना चाहता हूं। काफी सारी स्त्रियां वो मन में मान के चलती है कि पुरुष लोग उनको दबाते हैं, पुरुष प्रधान देश है, और ऐसे काफी सारे वीडियो भी वायरल होते हैं। मैं बोलता हूं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुरुष तो स्त्रियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। जो स्त्री को प्रॉब्लम होता है ना, वो स्त्री से ही होता है। कभी किसी ने सुना कि बहू का और ससुर का झगड़ा हुआ? ऐसा कभी नहीं होता, राइट? शुरुआत यहीं से होती है। यदि एक स्त्री स्त्री को साथ देना शुरू करे, गारंटी के साथ कहता हूं, घर स्वर्ग हो सकता है। घर स्वर्ग हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, कहना चाहता हूं, एज अ like person or as a parent or as a husband or as a wife, as a सास, as a बहू, हम जो भी है, हम आज यदि ये तय कर ले कि हमें मक्खी जैसा नहीं होना है, हमें मक्खी जैसा नहीं होना है, हमें मधुमक्खी जैसा होना है, हमें मधुमक्खी जैसा होना है। मधुमक्खी भी उसी दुनिया में रहती है जो दुनिया में मक्खी रहती है। वो यहां पर गंदगी होगी तो गंदगी के ऊपर नहीं बैठेगी, वो फूल के ऊपर बैठेगी। हालांकि इस पे नहीं बैठेगी, ये डुप्लीकेट प्लास्टिक के है, बट ओरिजिनल फूल होंगे, वहां पर जाकर बैठ जाएगी। गंदगी को इग्नोर करेगी, अच्छी चीजों का स्वीकार करेगी। वो मधुमक्खी जब अपने घर पे जाती है तो शहद बनाती है, मध बनाती है, जो मीठा होता है, जो समाज उपयोगी होता है, जो हेल्दी होता है। सेम में मैं कहना चाहता हूं, सारे मम्मी पापा यदि हनी बी जैसे बन जाए, मधुमक्खी जैसे बन जाए, वो अपने बच्चों की अच्छी अच्छी क्वालिटी के ऊपर बात करना शुरू करें। सारे पति अपनी पत्नी की सारी अच्छाइयों के बारे में बात करे, सारी पत्नी अपने पतियों की अच्छाइयों के बारे में बात करे। दोस्तों, सास बहू अपनी बहू और सास की अच्छाइयों के बारे में बात करे। कहना चाहता हूं, हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा, हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। और एक सर्वे कहता है कि एक स्त्री
अपने पति की बुराई करने में 7,321 मिनट निकालती हैं साल के। माने रोज का 21 मिनट का टाइम ये होता है। और ज्यादातर वो पापा को बच्चों के सामने विलन बनाने का काम। हेलो, आने दे तेरे पापा को। जैसे पापा नहीं डॉन 2 हो है, वो कुछ भी बच्चे करते हैं, आने दे तेरे पापा को। और बच्चा बचपन में, माने पापा आते ना, वो 6-7 साल तक का बच्चा हो ना, अब देखना आप सभी लोगों का अनुभव भी होगा, पापा आते माने सबसे ज्यादा खुश बच्चा होता है। और पापा आ गए, पूरी दुनिया को चिल्ला के बताता, मम्मा को, सबको, और पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। आस पड़ोस के सभी लोगों को पता चलता है ये ना। बट मम्मी ने उसको उतना डराया है पापा के नाम पे कि पापा, बच्चा 7-8 साल का हो ना, तब तक पापा से उतना डरना चालू कर देता है कि 8 साल के बाद पापा आ गए नहीं है, खुशी कोई भी नहीं होती। फिर मम्मी को बोलना पड़ता है पापा आ गए। तो बच्चा बोलता है मैं क्या करूं, थक के आया होगा, पानी चढ़ाओ उसको। और काफी पापा ऑफिस से जब काम करके घर पे जाते हैं, इतना दुखी चेहरे के साथ जाते हैं। उनको लगता है खुशी के साथ जाएंगे, शायद कुछ वाइफ मांग ले, शायद कुछ बच्चे मांग ले, तो दुखी दुखी चेहरे के साथ जाते हैं। जैसे वो गन्ना होता है, गन्ना मशीन में जाता है, उस वैसे मुंह करके जाता है। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, सारे पापाओं को यहां पर कहना चाहता हूं कि मक्खी नहीं, हमें क्या बनना है, जल्दी 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 क्या बनना है। और आज के बाद घर पे जब हम दाखिल होंगे, दोस्तों होना चाहिए, माने परिवार वालों को लगना नहीं चाहिए कि हमारे लिए बेचारा कहां कहां पर जा रहा होगा, कितनी थप्पड़ खा रहा होगा, कितना दुखी होकर आ रहा है, वैसा नहीं लगना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि जानू घर पे आया है। और बच्चे को लगना चाहिए बापू अभी जवान है। तो दोस्तों जब भी हम घर पे जाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, स्माइल। जल्दी से सबसे पहले क्या करेंगे, स्माइल का मतलब क्या होता है, काफी लोगों को पता नहीं। स्माइल का मतलब ये होता है कि दांत दिखने चाहिए, तब जाके स्माइल पूरी होती है। जब बाजू वाले को स्माइल करके दिखा दे जल्दी से एक बार, यस वेरी गुड सर की कितनी प्यारी स्माइल है, चाहता हूं सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। सारे के सारे दांत दिख रहे हैं सर के, जोरदार ताली होनी चाहिए। वो खुशी चेहरे पे है। मैं चाहता हूं सभी लोगों के, आजू बाजू वाले को, क्योंकि मैं तो अभी चला जाऊंगा, अब खुश है कि नहीं बाजू वाला ये पूछ चेक कर पाएगा। जल्दी से एक बार मुस्कुरा के देखे जल्दी से, और बाजू वाले को बोले तेरे बाजू में बैठ के मुझे बहुत मजा आता है, उसकी थोड़ी तारीफ करे जल्दी से जल्दी से। अरे बाजू वाले को बोले, और यदि बाजू वाला ना बोले तो आपकी जगह बदलने का समय आ गया है कि नहीं, राइट। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, ज्यादातर लोगों के मन में होता है मेरे पास जो है वो बकवास है, पर मैं कहना चाहता हूं ऊपर वाले ने आपके पास जो भी भेजा है, एक मन में मंत्र रख के चले, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। ये पत्नी, ये पति, किसी के बाल हो किसी के ना हो, पर आपके पास जो बेस्ट है वही ऊपर वाले ने भेजा हुआ है। घर में जो बच्चा भेजा हुआ है, आपके परिवार के लिए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल बच्चा पूरे यूनिवर्स में हो सकता है, वही गिफ्ट ऊपर वाले ने भेजा है। आपके लिए बेस्ट पॉसिबल सास या बहू जो हो सकती है, वही ऊपर वाले ने भेजी है। एंड इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जल्दी से मेरे साथ में बोले, जो भी मेरे पास है, एक्शन के साथ बोलना है। एवरीवन जल्दी से, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। मन में बकवास मत बोलना जल्दी जल्दी, एवरीवन जल्दी एक्शन के साथ बोलना है। जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है, और दिल तक हाथ जाना चाहिए, हाँ दिल तक हाथ जाना चाहिए, तब वो बात दिल से आ रही है। जल्दी एवरीवन जल्दी से, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। एंड दोस्तों मैं कहता हूं कि यही बात आज जब यहां पर से खाने के लिए जाएंगे ना, तो अपनी पत्नी को भी ये बोले, बच्चे को भी ये बोले। यदि बहू है आपके घर में, आप अपनी बहू को बोले, बहू आप है, अपनी सासू मां को बोल के देखे। दोस्तों जीवन के अंदर लोगों को कम पैसे कमाएं, ज्यादा पैसे कमाएं, नाम बड़ा हुआ कम हुआ, उससे लेना देना नहीं होता। आपको जान के हैरानी होगी,
जितने लोग सुसाइड करते हैं ना, ऑन एन एवरेज हर घंटे में 3 लोग सुसाइड करते हैं। अभी तक शायद दुनिया से 5 या 6 लोग कम हो चुके होंगे। बड़ी दुख की बात है दोस्तों। पैसों का प्रॉब्लम उसके कारण कोई सुसाइड नहीं करता। यदि वो व्यक्ति के ऊपर 10,000 करोड़ का भी कर्जा हो, पर उस समय पे यदि उसकी वाइफ उसके बाजू में खड़ी हो जाए, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोले कि जानू मैं तेरे साथ हूं, तो 5 साल का बच्चा बोले कि पापा आप चिंता मत करो, मैं बड़ा होकर आपके लिए पैसा कमा के दूंगा, तो गारंटी के साथ कहता हूं 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाए तो भी वो व्यक्ति फिर से खड़ा हो जाएगा। सो पैसों के कारण, तंगी के कारण, प्रॉब्लम के कारण कोई सुसाइड नहीं करता। बट जब उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम आए तब परिवार वाले उसका साथ ना दें, या फिर नंबर 2 उस समय पे उसको एहसास हो कि मेरी कदर कोई नहीं करता, तब जाके वो ये गलत कदम उठाता है। और जितनी भी यहां पर मम्मियां हैं, जितने भी यहां पर पापा है, यदि आपको भी पूछा जाए ये घर में आपको क्या तकलीफ है, बोले मैंने उनके लिए पूरा जीवन खपा दिया, पर पता नहीं मेरी कदर ये घर में किसी को नहीं है। यस और नो? और सारी वाइफ आपसे यही तो कंप्लेन है। आप उसको मॉल में लेके जाओ, उसको मूवी दिखाओ ना दिखाओ, वो फर्क नहीं। आप सलमान खान जैसे 55 पे रहो, वो उनकी जरूरियात नहीं है। बस एक बार उसको बोल दो जो भी नहीं, तू ही मेरे पास है और तू ही मेरे लिए खास है। वाइफ को बोलेंगे तो बोले जो भी मेरे पास है नहीं। वो तो मुझे इन जनरल बात बोलनी थी, उसके लिए मैं कहता था। बट आप जब खुद की पत्नी को मिले तो बोलना तू ही मेरे पास है और तू ही मेरे लिए खास है, वरना दिक्कत हो जाएगी। सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। मधुमक्खी दोस्तों, ज्यादातर बच्चे जब लिखते हो, बच्चे की हैंडराइटिंग खराब हो, छी इतने गंदे हैंडराइटिंग, इसको कौन पढ़ेगा तेरा? अरे बापू को पढ़ना आता तो वो डॉक्टर नहीं बनता, राइट? पर दोस्तों उसकी जगह क्या हम ये बोल सकते हैं कि बेटा तू शांति से लिख, तेरे हैंडराइटिंग सुधारने की तू कोशिश कर। क्या नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बोला जा सकता है? यस और नो? जब मेरी सबकी आवाज है यस और नो। देन आफ्टर दोस्तों, बच्चे जब खेलते हैं सारे खिलौने इधर उधर फैला देते, होता है ऐसा? यस और नो? बच्चे खिलौने के साथ, मिट्टी के साथ वो खेलना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं बच्चे जब खिलौने इधर उधर फैला देते हैं, उस समय पे मम्मी या कोई भी फैमिली मेंबर जैसे उसको देखता है बोलता है क्या ऐसे खेला जाता है, इसको कौन ठीक करेगा तेरा? तुम बेचारा बाप नहीं सुपर बाप हो, वैसा है, राइट? दोस्तों मैं कहना चाहता हूं क्या उसकी जगह पर हम ऐसा कह सकते हैं कि चलो बेटा, क्या आप सभी लोगों ने खेलना एंजॉय किया? क्या खिलौने खेलने का आपको मजा आया? अब 60 पे, 50 पे, 40 पे हम तो खिलौने के साथ नहीं खेलेंगे, हमने उनको खिलौने खेलने के लिए ही दिए हैं। एंड दोस्तों क्या हम वो नहीं पूछ सकते कि बच्चा पार्टी आपने खेलना एंजॉय किया, मजा आया, और मजा करना है कि खेल खत्म हो गया आपका? चलो खेल खत्म हो गया तो चलो हम सब साथ में मिलकर खिलौनों को वापस रख देते हैं, ताकि कल आप लोग फिर से मजा कर पाए। हेलो, हो सकता है यस और नो? दोस्तों बात तो एक ही है, बट जब हम मक्खी से मधुमक्खी बनते हैं दोस्तों, गंदगी से शहद की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जीवन इतना मीठा हो जाता है, कांच का ग्लास टूट जाए, फूट जाए, बच्चे कुछ न कुछ तोड़ फोड़ करते ही रहते हैं, हाँ या ना? मैं कहना चाहता हूं वो ग्लास टूटे, कांच की प्लेट टूटे, वो चलेगा, पर बच्चों का दिल नहीं टूटना चाहिए। हमारी डांट से, हमारी फटकार से, चीखने चिल्लाने से बच्चे का दिल ना टूटे, क्योंकि दोस्तों वो ज्यादा कीमती है वो 50-100 रुपए के ग्लास से। अग्री करते हैं हाँ या ना? और हम पूरे दिन बोलते रहते हैं ना, कमाता हूं किसके लिए? तेरे लिए। तो बोले उसमें से 20 रुपया कम कर दे, पर काय को मचमच करता है? हेलो, यस और नो? यस। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं हम बच्चों को प्यार तो बहुत करते हैं, पर शायद रिस्पेक्ट कम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं आप वैसा सोचे कि अब्दुल कलाम बचपन में थे, जब कृष्ण भगवान बचपन में थे, ब्रह्मा जी जब बचपन में थे, वैसे आपके घर पे कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई महेश, कोई बिल गेट्स, कोई स्टीव जॉब्स आपके घर पे खेल रहे हैं बचपन में। तो दोस्तों
उतना ज्यादा रिस्पेक्ट आएगा। मैं यदि मेरी बात करूं, मेरे बेटा अभी 4 साल का हुआ एंड उसको सुबह में उठ के मैं उसको गुड मॉर्निंग तो कहता हूं, जय श्री कृष्ण कहता हूं, उसके बाद में मैं उसको प्रणाम करता हूं, क्योंकि 4 साल में मैंने उसको कुछ भी नहीं सिखाया, बट उसने मुझे जो जीवन के अंदर सिखाया है, लाइफ को एंजॉय कैसे किया जाए, वो शायद दुनिया में और कोई नहीं सिखा सकता। जितने भी दादा दादी है, जितने भी मम्मी पापा है, आप अग्री करेंगे कि हमारे जीवन तो उतना दुखों से भरा हुआ है कि बच्चे आने के बाद मम्मी को लगता है बस इसके सहारे ये घर में टिक जाऊंगे, वरना आपकी वाइफ आपको तो छोड़ के कब की जा चुकी है, तो उसने बोला हुआ भी है, ये तो बच्चा है जिसके कारण टिकी हूं, वरना आपके साथ तो कोई ना रहे, है ना। और दूसरा जो वाइफ बोलती है, ये तो मैं हूं सीधी सादी भोली भाली, आपको मिल गई, कोई तेज तराक मिलती तो पता चलता, है ना। और सारे हस्बैंड को उस समय पे 1 सेकंड का हार्ट अटैक आता है, वो सोचते ये सीधी सादी है तो तेज तराक कैसी होगी। सो दोस्तों, यहां पर जो मैं कहना चाहता हूं, हम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। हे भगवान, दीवार खराब कर दी, बच्चे कलर काम करते ही रहते हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, मेरा जो पुराना घर था उसमें बच्चे जब दीवारों पर पेंटिंग करे, कुछ भी लिखे पेन से, स्केच पेन से, तो मैं और मेघा दोनों बैठ जाते थे, हम दोनों भी लिखते थे। तो पूरा हमारा बेडरूम हमने कलर किया हुआ था। फिर नए घर में शिफ्ट हुए, इनॉग्रेशन के 1 दिन पहले बच्चा टीवी रूम में जाता है और वहां पर विंडो एंड वॉल एंड जो भी सारा सामान है उसके हाथ में स्केच पेन आ गई। हम सभी लोग तैयारी करें, गेस्ट को फोन कर रहे हैं, और आके देखा तो पता चला कि पूरा जो टीवी रूम है वो ड्राइंग रूम हो चुका है, राइट। पर मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, वो कलर काम करने वाला मजदूर 15-20 हजार रुपए, 30 हजार रुपए जो भी लेता है, वो मजदूर जो कलर करता है, उसको यदि हम संभाल के रखते हैं तो ये तो हमारा कलाकार है, ये हमारा बच्चा है जिसने कलर किया हुआ है, उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको तो रखना चाहिए, वो मेमोरी होनी चाहिए। बताना चाहिए कि वो तो अननोन व्यक्ति ने, थर्ड पार्टी ने, मजदूर का शायद नाम भी पता ना हो, और ये तो हमारा खून है, ये कलर को तो संभाल के रखना चाहिए। अग्री करते हैं दोस्तों, यस और नो। जो बड़े होने के बाद वो गोल्डन मेमोरीज है, समहाउ वो हम जीना छोड़ चुके हैं दोस्तों, खुशियों से जीना छोड़ चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं, यहां पर हमें इतनी सारी खुशियां मिली हुई हैं बच्चों के कारण, परिवार के कारण, बट समहाउ हम वो देख नहीं पाते, राइट दोस्तों। सो पहली चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं, आज के बाद मक्खी या मधुमक्खी, मधुमक्खी थोड़ा जोर से बोलती है, अब जो बोलेगा ना उसी को खाना मिलेगा। जल्दी एवरीवन जल्दी से, मुझे सबकी आवाज सही है, मधुमक्खी, राइट। एंड दोस्तों, दूसरी चीज जो हमें करनी है, दैट इज बच्चों के साथ फन टाइम बिताए। फन टाइम माने क्या? आपका बच्चे के अंदर उसको जो काम करने में मजा आता है ना, वो बच्चे के साथ करे, और कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, और कोई बच्चों की परवरिश करना वो रॉकेट साइंस है नहीं। बच्चे को जो काम पसंद है वो उसके साथ 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट रोज उसके साथ करना शुरू करे। बच्चे को डांस पसंद है तो बच्चे के साथ डांस करे। शर्म आती है, पर्दे बारी दरवाजा सब बंद करके डांस करे, पर बच्चा बोले चलो दादा डांस करे, चलो दादी डांस करे, चलो मम्मी पापा डांस करें, बेटी को पसंद है, वेरी गुड। सो आप उसके साथ घर पे जाके डांस करें, राइट। सो मैं कहना चाहता हूं कि उसके साथ डांस करे, उसको ड्राइंग पेंटिंग पसंद है वो उसके साथ करे, गार्डन में खेलना पसंद है वो उसके साथ करे, पकड़म पकड़ी खेलना पसंद है वो उसके साथ करे, बच्चे को जंप मारना पसंद है उसके साथ वो करे। बेटा सोफे पे कूद जाए और बोले कि चलो पापा आ जाओ सोफे पे कूदते हैं, पापा बोले बेटा मेरा प्रोग्रेस चारों दिशा में हुआ है, मैं यदि सोफे पे कूदूंगा तो सोफा टूट जाएगा। मैं कहता हूं सोफा टूटे तो भले टूटे, वो 20 मिनट में बच्चे का दिल नहीं टूटना चाहिए। दोस्तों वो 20 मिनट आप, बच्चा जो कहेगा वो यदि आप करेंगे, गारंटी के साथ कहता हूं, बाकी के 23 घंटे और 40 मिनट आप जो कहेंगे वो बच्चा करेगा ही करेगा। बट वो जो कहे वो एक बार आप करके तो देखे, और माने न माने आप जब वो बच्चे बन जाएंगे ना, सी आज बिल गेट्स भी या वॉरेन बफेट भी क्या अपने बचपन को खरीद सकते हैं?
कितने भी पैसे डाल दो, भगवान को बोलो जितना चाहिए उतना ले ले, मुझे बचपन नहीं मिलेगा। ऊपर वाला वही बोलेगा, उसके लिए तो भाई तेरे घर में बच्चे भेजे हैं कि तू अपने बचपन को फिर से जी पाए। और कितने लोग अपने बच्चों के अंदर या पोते पोतियों के अंदर अपने बचपन को याद करते हैं, कितने लोग जल्दी से। वरना तो दुख दर्द की कहानी आती कि मैं आपके घर में आई और ये करते थे, फलाना करते थे, 5-5 किलोमीटर चड्डी पहन के स्कूल पे जाते थे, वही चीज आती है ना। बच्चे ही है जो हमारी बचपन की मीठी यादें हमें ताजा करने में बहुत ज्यादा मददरूप करते हैं। एंड इसीलिए आज की बात, बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को आपके पैसे नहीं चाहिए, बच्चों को आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, यदि बच्चों के साथ आप खेलना शुरू करेंगे और बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं देंगे तो चलेगा, बट यदि बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिले तो आपकी प्रॉपर्टी जाएगी, वो छीन लेंगे, कोर्ट से जाएगी, और बुढ़ापे में पीने के लिए बहू की हाथ की प्रॉपर्टी भी जाएगी, दोनों चीज जाएगी। एंड इसके लिए जरूरी है कि थोड़ा बंदा, थोड़ा 15 मिनट कम होगा तो चलेगा, पर 15 मिनट आज के साथ बच्चों के साथ धमाल मस्ती करना है। क्या करना है? जल्दी एवरीवन, सबकी आवाज चाहिए, क्या आज करना है? धमाल मस्ती। सो आपके बच्चों को क्या चाहिए? लैपटॉप की आवाज ऑन है, कनेक्टेड है, ओके। सो बच्चों को एग्जैक्टली हमसे क्या चाहिए उसके बारे में छोटी सी कविता है, शैलेश लोढ़ा के द्वारा लिखित और उनके द्वारा कथित ये कविता है। छोटी सी कविता मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। गले से माफी चाहते हैं जिसमें हंसे होते हैं, और आप सब कंडर से भी और आप जिसमें हंसी होंगे, लेकिन मैं वो सुनाना चाहता हूँ क्योंकि आज मुझे जिंदगी में पहली बार ये पता चल रहा है कि हंसाना इस तरह से मुश्किल भी हो सकता है। बहुत आप सोच रहे हो मैं रिहर्सल पर नहीं आया, इसके लिए मुझे पीटा गया बहुत बुरी तरह से। 2 दिन से मेरी व्यक्तिगत स्थिति जो है बड़ी खराब है। आई हैव अ 10 years old daughter जो which has like she has fallen seriously sick. उसका ये डॉक्टर में ले जाया एडमिट कराने के लिए, एंड शी इज एडमिटेड देयर राइट नाउ। और मैं सुबह से यहाँ पे ठीक कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर अपनी बेटी के लिए एक कविता लिखी है, आप पिता और जितनी भी तरह से ये लड़कियां करती हैं, मैं उन्हें समर्पित करता हूँ, जितनी बेटियां। मैंने शायद जिंदगी में अच्छा कुछ नहीं मिला, वो करना पड़ता है, वो इस शो का हिस्सा हो ना हो, लेकिन आज मेरी भावना है कि मैं सुनाना चाहता हूँ कि क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है, क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या बर्फ की ठंड में सुहानी धूप होती है, क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या बर्फ की ठंड में सुहानी धूप होती है, वो होती है चिड़िया की चहचहाट की तरह या क्रिस्टल खिलखिलाहट। क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़क की ठंड में सुहानी धूप होती है, वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह या उमस में शीतल हवा की तरह, वो चिड़ियों की चहचहाट है या क्रिस्टल खिलखिलाहट है, वो आंगन में फैला उजाला है या गुस्से में लगा ताला है, वो पहाड़ की चोटी में सूरज की किरण है, वो जिंदगी सही जीने का आचरण है वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो काफिया जो किसी गजल को क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है, कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है, वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह, उमस में शीतल हवा की तरह, वो आंगन में फैला उजाला है, मेरे गुस्से में लगा ताला है, वो पहाड़ की चोटी की सूरज की किरण है, क्या जिंदगी सही जीने का आचरण है, वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे, वो अक्षर जो न हो तो वर्णमाला अधूरी है, वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये नहीं बनूंगा कि वो हर वक्त सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है। बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है, उसकी आंखें न मुझसे गुड़िया ना होती है न खिलौना, दिल के भी बच्चे हैं, वो क्या चाहते हैं मैं सिर्फ एक लाइन में बताना चाहता हूँ, उसकी आंखें न मुझसे गुड़िया मांगती न खिलौना, कब आओगे? बस एक छोटा सा सवाल सुनो ना, जल्दी आऊंगा, अपनी मजबूरी को छुपाते हुए मैं देता हूँ जवाब, तारीख बताओ, टाइम बताओ, वो उंगलियों पे करना लगती है हिसाब, और जब मैं नहीं दे पाता सही से जवाब, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए उस चेहरे की तरफ से दिए किताब, वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, मर्सिडीज, ड्राइव, 5 स्टार खाने या नए नए आईफोन्स नहीं मांगती, ये वो तमाम चीजें जो आप हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन जो मांगते हैं बच्चे उससे देकर उनकी कहता हूँ मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, मर्सिडीज, ड्राइव, 5 स्टार में खाने या नए नए आईफोन्स नहीं मांगती, न कि वो बहुत सारे पैसे अपने पिग्गी बैंक में उड़ेलना चाहती है, वो बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है।
मेरे साथ खेलना चाहती है और आखिरी पल क्या यह है कि मैं वही बेटा काम है, बहुत जरूरी काम है, शूटिंग करना जरूरी है, नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा, जैसे मजबूरी में दुनियादारी के जवाब देने लगता है और वो झूठा ही सही जैसे मुझे एहसास कराती है जैसे सब समझ गई हो, लेकिन आंखें बंद करके रोती है, सपने में गिरते हुए मेरे साथ सोती है। जिंदगी में जाने क्यों इतनी उलझ जाती है और हम समझते हैं कि बेटियां सब समझ जाती हैं। दोस्तों मुझे लगता है हमारे बच्चों के लिए जोर से ताली होनी चाहिए। उनको हमारा कितना समय और कितना प्यार चाहिए ना, वो शायद हम सोच भी नहीं सकते, और शायद यही बात ये कविता के माध्यम से कही गई थी। मैं चाहता हूं कि आप में से कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि अब बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताएंगे, खेलेंगे, धमाल मस्ती। बच्चों के साथ 24 घंटे मनिया होती है, बट प्रश्न वो नहीं कि आप है कि नहीं, प्रश्न है कि आप उसके साथ धमाल मस्ती करती है कि नहीं। साथ में होना और धमाल मस्ती करना, एंजॉय करना, दोनों में अंतर है, राइट। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ या पोती पोतियों के साथ धमाल मस्ती करेंगे, बच्चे बन जाएंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो राइट, बच्चे घर के अंदर खुश रहे उसके लिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसी कंपनियों के 80% फैमिलीज वैसे हैं जिनके घर के अंदर टीवी और इंटरनेट नहीं है। हम गूगल पे इतना टाइम बिताते हैं, हम फेसबुक पे इतना टाइम बिताते हैं, एंड मार्क जुकरबर्ग अपनी वाइफ के साथ, अपनी डॉटर के साथ वो खाना पका रहा होता है, वो किचन में होता है, वो अपने फैमिली के साथ एंजॉय करता है, वो अपनी बेटी को स्कूल पे ड्रॉप करने के लिए जाता है, स्कूल से लेने के लिए जाता है। जरा सोचें, ये आने वाले समय में बच्चों को यदि हम अच्छे संस्कार देना चाहते हैं तो बच्चों के साथ इमोशनली जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना सामाजिक लेवल पे आज बच्चे बाहर भाग के दूसरी ज्ञाति के अंदर मैरिज करते हैं, वैसी मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी की कंप्लेन है। यस और नो? क्योंकि यदि हम इमोशनली नहीं जुड़े होंगे तो हमारे निर्णयों को बच्चे कभी भी फ्यूचर में नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं बाप हूं या मैं मां हूं तो तू मेरी बात मान ले। वो इमोशनल सीन 1990 के पहले का था। आजकल के बच्चे बड़े प्रैक्टिकल हैं, आप अभी मुझे टाइम दोगे तो सही बात है, वरना राम राम। यस और नो? सो वो जरूरी है दोस्तों, राइट। यस, दूसरा जो मैं कहना चाहता हूं, हमारा कल एक प्रोग्राम है एंजॉय योर एग्जाम्स के ऊपर, जो ऑनलाइन सेशन है, ऑनलाइन वेबिनार है। आपके बच्चों को एकेडमिकली कैसे बढ़ाना चाहिए, उनका कंसंट्रेशन, उनका मेमोरी पावर कैसे बढ़ाना चाहिए, उसके ऊपर का ये सेशन है कल शाम को 8 से लेकर 10 बजे। 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के सारे बच्चे और उनके मम्मी पापा वो प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। इनकेस यदि ये नंबर पे आप EYE एंजॉय योर एग्जाम, EYE लिख के यदि आप व्हाट्सएप करेंगे तो वो प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन लिंक आपको वहां से मिल जाएगी, राइट। मे बी शायद ये कोई ग्रुप बना हो, उसके अंदर भी, ग्रुप के अंदर जी पीयूष जी वो डाल देंगे। वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जूम की लिंक वगैरह आपको ईमेल एंड व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा। वो फ्री प्रोग्राम है, बच्चों के स्टडी को लेकर, बच्चों के कंसंट्रेशन को लेकर, बच्चों के ब्रेन पावर को कैसे बढ़ाया जाए, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, वो सारी चीजों को लेकर है। कल शाम को 8 से लेकर 10 आप घर पे बैठे बैठे देख सकते हैं, राइट। नाउ कितने लोग अग्री करेंगे हैप्पी वाइफ तो हैप्पी लाइफ? आधी माने आधी वाइफ तो पूरी, जल्दी मुझे ऊपर, राइट। मैं कहना चाहता हूं हैप्पी वाइफ तो हैप्पी लाइफ, वो एकदम परफेक्ट जीवन का मंत्र है। एंड मैरिड लाइफ के लिए मैंने आगे भी काफी सारी चीजें बताई हुई है, तो दोस्तों यहां पर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। डजंट मैटर हु यू आर, वाइफ इज वाइफ। अग्री करते हैं? काफी सारे लोग अभी भी डरे हुए हैं मुझे लगता है इसीलिए सबको अलग अलग बिठाया है, वरना क्या होता है हैप्पी मैरिड लाइफ के प्रोग्राम में किसी एक को कमर का दर्द होता है। अब सोचे कैसे? क्योंकि जब भी कोई पॉइंट आता है ना, वाइफ बोलते हैं सुनो, देखा एक साइड पे आपको कमर का दर्द ना हो उसके लिए मुझे लगता है पहले से ऐसी व्यवस्था रखी गई है
कि कोई एक दूसरे को कौन ही ना मारे, बट फिर भी आंखों के इशारे तो हो ही जाते हैं, राइट? सुना आपकी बात है। पर दोस्तों यहां पर मैं कहना चाहता हूं, यहां पर जीवन साथी को सुधारने से ज्यादा उनके कौन से पॉइंट है उस पर ध्यान देने से ज्यादा मेरे लिए कौन से पॉइंट है, यदि मैं वो देखना चालू करूं तो सामने वाला व्यक्ति एक आईने के समान है। वो व्यक्ति कैसा मालूम है? सामने वाला जैसा। अग्री करते हैं? यस और नो? सो दोस्तों, हम बाहर जो भी हो, मुकेश अंबानी बाहर जो भी हो, घर पे उसकी वाइफ भी बोलती होगी ना, अरे मुकेश पानी दे देना, होगा कि नहीं? यस और नो? वो वहां पर मुकेश अंबानी नहीं है, वो उसका मुकेश पर्सनल मुकेश है कि नहीं? यस और नो? वहां पर वो पैसा, वो रुतबा, वो यदि परिवार में लेकर आए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, घर के बाहर निकले तो पैसा कमाने का काम करे, टाइम पास नहीं। घर के बाहर निकलो तो पैसा कमाने पे ध्यान दो, घर के अंदर जाओ तो प्यार कमाने पे ध्यान दो, प्यार कमाने पे ध्यान दो। जब दुकान पे बैठते हैं, धंधे पे जाते हैं, जॉब पे जाते, तो वो माइंडसेट के साथ जाते कि भाई मुझे कमाना है। दोस्तों मैं वही कहना चाहता हूं, घर पे जब एंटर हो तो वो एटीट्यूड के साथ, वो माइंडसेट के साथ कि मुझे परिवार से क्या कमाना है, जल्दी जल्दी जल्दी। वो गन्ना मशीन में से बाहर निकला हो वैसी हालत के वैसे मुंह के साथ जाना, अरे वाइफ का नहीं, हस्बैंड का जवाब चाहिए, जल्दी से वैसे जाना। घर पे जाके सबसे पहले वाइफ को देख के, बच्चे को देख के, सबको देख के क्या करना है? स्माइल एक बार करके दिखाए, जल्दी जल्दी। आदत नहीं है काफी सारे लोगों को, तो मुंह यूं उल्टा यूं हो जाता है काफी सारे लोगों को यहां पर, क्योंकि हंसने की आदत नहीं डाली है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं स्ट्रांगली ये होना चाहिए, कुछ भी हो जाए वाइफ। दोस्तों मुझे काफी सारे हस्बैंड बोलते हैं कि वाइफ इतना ज्यादा बोलती है, साहब आपको तो टॉपिक मिला और 2 घंटा बोलते हो। मेरी वाइफ को टॉपिक की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं आप सभी लोगों को, साइंस ये कहता है कि पुरुष मेल जो है वो एक दिन में 27,000 शब्द बोलते हैं, 27,000 वर्ड्स, एंड जो फीमेल है वो 30,000 शब्द बोलती है। उतना ज्यादा फर्क नहीं है, 27,000 और 30,000 बहुत बड़ा फर्क नहीं है। बट प्रॉब्लम कब होता है? प्रॉब्लम तब होता है जब आप 27,000 शब्दों को काम में, धंधे में, सब जगह पर यूज करके घर पे जाते हो और वाइफ पहले से शुरुआत करती है। हाँ या ना? दोस्तों आपके बच्चे ने क्या किया, आपकी मम्मी ने क्या किया, वो सारा बुलेटिन न्यूज आपको जैसे ही दरवाजा खुलता है, वाइफ का मुंह भी, फॉर्चुनेटली दरवाजा बंद हो जाता है, हेलो, पर वो बोलती रहती है। ऐसा होता है हाँ या ना? अरे बोल सकते हो, अलग अलग बैठे हो, कोई टेंशन नहीं। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि वाइफ आपके परिवार को संभालती है, मम्मी पापा बेटा बेटी जो भी है सबको संभालती है। आपका खाना, आपका परिवार सब ध्यान रख के आप 27,000 शब्दों को पैसे कमाने के लिए यूज कर पाए, काम धंधे में यूज कर पाए, उसके लिए आपको परिवार के टेंशन से सुबह से लेकर शाम तक फ्री रखती है, तभी जाके आप काम कर पाते हो। अग्री करते हैं? यस और नो? एक बात बताऊं, आपके परिवार के अंदर आपको रिस्पेक्ट दिलाने का काम आपकी वाइफ ने किया है, आपके परिवार में। अदरवाइज शादी के पहले आपका नाम क्या था? वो गुजराती में लालियो और ऐसे ऐसे कुछ अगड़म बगड़म ही। आपके सगे मामा ने कभी आपको डिनर पे अकेले नहीं बुलाया होगा, गारंटी के साथ। और जैसे ही रिश्ता तय होता है, आप वो उसमें से कुमार होता है, यस और नो? रिस्पेक्ट, फिर वो मामा ना फिर चाचा ना फिर ताऊ ना, सब बोलते और बेटा बहू को लेकर कभी घर पे भी आओ। 25 साल का हुआ, अभी तक मैं आप ही का पोता हूं, आप ही का भतीजा हूं, कभी अकेला नहीं बुलाया। जैसे ही वो बहू आई, आपके परिवार में रिस्पेक्ट दिलाने का काम आपके सगे पापा ने आपको रिस्पेक्ट देने का काम उसके आने के बाद किया। तो पुरुष की भी, मेल की भी एक जिम्मेदारी बनती है,
आपके परिवार में उसको भी रिस्पेक्ट मिले, उसकी भी कदर हो, वो जिम्मेदारी हमारी बनती है। यस और नो? एंड इसीलिए सबसे पहले हमें रिस्पेक्ट देना होगा। वो हमारे 27,000 शब्दों को खत्म करने में मदद करती है। दोस्तों, शाम को घर पे जाओ, वाइफ बोलना चालू करे, दरवाजा बंद करो, उसका हाथ पकड़ो, अपनी वाइफ का। कई लोग एकदम सीरियस होकर सुन रहे हैं, क्या आएगा? उसको बोलो जानू, बोलो प्रिय। क्या बोलना है? अरे बोलो, अब तो आपको भी बोलना पड़ेगा। जल्दी जल्दी एवरीवन, क्या बोलना है? प्रिय, मैं मर्द हूं। क्या बोलना है? अरे बोलो, वरना मुझे टेंशन होगा। जल्दी से बोलो बोलो बोलो। मैं, और तू मेरे भरोसे घर पे आई है। क्या दोस्तों, कभी आपकी वाइफ बोलेगी यार मैंने तो आपकी मम्मी को देखा था ना, मुझे लगा बस यही उनका बेटा ही मेरा जीवन साथी हो सकता है। वो सास के भरोसे, बहू के भरोसे, होने वाले बच्चों के भरोसे नहीं, तू मेरे भरोसे ये घर पे आई थी, तो तेरी जिम्मेदारी को, तेरे स्वप्नों को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी बनती है। हेलो, यस और नो? एंड इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जब वाइफ कुछ बोले तो उसको बोलो कि देख ये मेरा फोन साइलेंट मोड पे, परीक्षित जुबनपुत्रा को सुनने के लिए 2 घंटा साइलेंट मोड पे रखा था, तो तू तो मेरी प्रिय है। ये फोन साइलेंट मोड पे, तेल लेने गया फोन, बैठो सोफे पे, उसको सामने बिठाओ, हाथ में हाथ पकड़ को बोलो, बोलो प्रिय। क्या बोलना है? आज तेरी जो भी कंप्लेन है वो सारी की सारी बोल दे। वाइफ वहीं पे खड़ी हो जाएगी, बोलेगी बस यही तो कंप्लेन थी कि आप मुझे सुनते नहीं हो। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, सास बहू के प्रॉब्लम सास बहू के प्रॉब्लम नहीं है। आपकी वाइफ, आपकी मां को आप जितना प्यार करो, आप जितना रिस्पेक्ट दो, आप जितना संभालो, उससे 1000 गुना ज्यादा संभाल सकती है। शर्त उसको वो रिस्पेक्ट, वो प्यार आपको उसे देना पड़ेगा। वो इनपुट उसको मिलेगा तो ही तो वो आपकी मां को आउटपुट में वो दे पाएगी। हेलो, यस और नो? आप वाइफ को संभालो, वाइफ मां को नहीं, पूरे परिवार को संभाल लेगी। सारी वाइफ अग्री करेगी, हाँ या ना? यस। अब देखो, इतना जोर से हाँ रहा है तो आपको उनको सुनना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा। क्या देंगे? और सुनेंगे ध्यान से। ये खतरनाक चीज है। अब मुझे भी ध्यान से सुनना कि नहीं। एक बार क्या हुआ, मुरारी बापू की कथा चल रही थी, तो लाइक वो बोले जा रहे और सभी लोग करे जा रहे। मुरारी बापू को भी 5 मिनट के बाद तो ऐसा लगा कि यार ये लोग सुन रहे कि खाली हाँ कर रहे हैं। तो उन्होंने बोलना चालू किया, एक बहुत बड़ा हाथी था। लोगों ने कहा बोला जंगल से जा रहा था। लोगों ने क्या बोला? बोले वो जा रहा था, रास्ते में एक सुई आई। लोगों ने क्या बोला? उसके छेद से पूरा हाथी निकल गया। लोग बोले बोले पूंछ फंस गई। लोग बोले ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों, मुझे ऐसी वाली हाँ नहीं चाहिए, मुझे समझदारी वाली हाँ चाहिए। सो दोस्तों, घर पे वाइफ को सुनना वो हस्बैंड की सबसे पहली जिम्मेदारी है। और माने न माने, जब आप ये काम करते हैं, आपके बच्चों के मैरिड लाइफ में भविष्य में प्रॉब्लम नहीं आएंगे, उसकी जिम्मेदारी भी आप लेते हैं। क्योंकि आपका ये बिहेवियर दोस्तों, वो बेटा भी उसकी वाइफ के लिए फॉलो करना चालू करेगा। एंड इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, पुरुष जो है वो हमेशा लॉजिक से सोचता है, ईगो से जीता है। पुरुष की कोई प्रशंसा करे ना, अरे सर क्या बात है, कितना अच्छा शर्ट पहना है, तो सर के दिमाग में आएगा हाँ जरूर कुछ काम निकलवाएगा। तारीफ की तो जरूर कुछ काम होगा। और उसकी जगह पर वाइफ बेचारी कितनी भोली भाली 15 साल से रोज तैयार होकर पूछती है आज मैं कैसी लगती हूं। अब ये भोंदू को दिखती नहीं है, पर दोस्तों मैं कहना चाहता हूं वो 15 साल से रोज पूछती है तैयार होकर आज मैं कैसी दिखती हूं। उसको वो तारीफ चाहिए, उसको वो प्रशंसा चाहिए। क्यों?
क्योंकि वो लॉजिक और ईगो से नहीं, वो इमोशन से काम करती है। इसलिए उसको सारी बातें खाली बतानी होती है। और बेचारा पुरुष भी भोला है। वाइफ जब कंप्लेंट बताए, उसको सुनना है, काउंसिलर नहीं बनना है। अब तो पंगा कब होता है मालूम है? हस्बैंड सुनता है बेचारा भोला भला, उसको लगता है वाइफ को सॉल्यूशन चाहिए, तो वो काउंसिलर बनके वाइफ को समझाता है। इन तब माने न माने सबसे बड़ा पंगा तभी चालू होता है। फिर हस्बैंड बोलता है इसके साथ तो बैठो ना, तभी पंगा चालू होता है ऐसा ये सुनो। तो बेस्ट थिंग इज हस्बैंड को लिसनर चाहिए, काउंसिलर अरे बोलो ना बाबा नहीं, राइट। एंड इसके लिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, छोटे मोटे काफी सारे झगड़े, काफी सारे बवाल, काफी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, पर दोस्तों मैं कहना चाहता हूं आपके जीवन के अंदर आपकी शादी के 5 साल पहले जो समृद्धि थी, जो पैसा था, जो रिस्पेक्ट था, और शादी के 5 साल के बाद जो पैसा था, जो समृद्धि थी, जो रिस्पेक्ट था, वो बड़ा होगा, गारंटी के साथ मैं कहता हूं। आपकी जो पढ़ाई लिखाई जो करना था वो तो आपने कर लिया था ना, जो बुद्धि थी वो तो शादी के 5 साल भी वही थी। पर कितने लोग अग्री करते हैं कि शादी के 5 साल के बाद ये तीनों की तीन चीज बड़ी थी? हेलो, तो वाइफ के लिए ताली होनी चाहिए कि नहीं? एंड दोस्तों उसकी कदर हम ज्यादातर नहीं करते, पर उसी से रिलेटेड लास्ट में एक छोटा सा वीडियो दिखा के एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देना चाहता हूं कि हम जो भी मेरे पास है वो बकवास है, वही एटीट्यूड के साथ हम जीते हैं, इसीलिए पैसे आने के बावजूद भी हम खुश नहीं हो पाते। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं छोटे से वीडियो के माध्यम से कि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप के अंदर हम छोटी छोटी चीजों में तकरार करते रहते हैं, नोकझोंक करते रहते हैं, पर यह रिश्ता माफी मांगने का और माफ करने का है। माफी मांगनी हो तो बाहर ईगो रखो ना, बाहर ईगो रखो, माफी मत मांगो, बट घर में काहे का ईगो। आइए देखते हैं ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो। टिफिन टोकरी में कुछ नहीं होता। अब 2 मिनट के लिए किताब बंद करोगे? बताओ क्या बना रही है? ये तो बेडरूम है, ये हॉल। ये एक बेडरूम है और ये मेरी लाइब्रेरी और ये हॉल है। जी नहीं, बेडरूम है। कैसे? अरे ऐसा कौन सा कैसा नाम है हमारे घर? मान को मेरा नाम और मान लो महीने साल भर गैस आ गया तो आ गया, उसके लिए कमर सजाने रखने की क्या जरूरत है? देखो हर हफ्ते बेडशीट चेंज करो, पिलो केस बंद करो, सफाई करो, क्या हो गए? और ये क्या होता? अखबार पढ़ना हो तो लाइब्रेरी में जाओ, किताब पढ़नी हो तो लाइब्रेरी में रहो, जैसे कोई हॉस्टल में रहे। क्या हॉल में किताब नहीं पढ़ सकते? और मम्मा आएगी तो क्या वो हॉल में सोएंगी? अरे तुम्हारी मम्मा की तो मैं हॉल में सो रहा हूँ, वो तुम्हारे पास सोएगी, ठीक है? नहीं कि तुम मेरे साथ, मैं क्या कोई दूसरी की बच्ची? ये खाना है उसमें, बार-बार खाना। एक काम करता हूँ, तो अपने घर में सर पे रख देता हूँ, आखिर तुम्हारी मम्मी ने बनाया था। सिमर क्या कर रही हो? अपनी वाइफ के लिए उन्हें अच्छे लगते हैं गुब्बारे? उसको मनाने के लिए लेके जा नाराज तुम आपसे? हाँ। किस बात पे? अगर प्राइवेट ना हो तो? छोटी छोटी बात में नाराज हो जाता। मैं नाराज हो जाता हूँ तो उसको मनाने के लिए बहुत आसान है। मेरे बदल की विंटेज बना देती है, उसके साथ एक बात कर देती है, सॉरी, तो नाराज हो जाती है तो मुझे गुब्बारे करने पड़ते हैं 11 और उसके साथ एक बात, सॉरी। पर एक तो ज्यादा करते हैं। हाँ थोड़ी ज्यादा लेके जाता हूँ, बोलते बोलते 4 से पहुँच जाता है। इतनी बार कम हो गए थे तो मुझे वापस दे जाता। वैसे आपकी सजा तो बड़ी आसान, सिर्फ 11 गुब्बारे। नहीं आसान नहीं है, वहाँ नीचे खोखोली से लानी पड़ता है, ये अच्छे गुब्बारे बस से जाना पड़ता है, आना पड़ता है। किस बात पे झगड़ा हुआ? ऐसे ही जैसे आप लोगों का पूरा बेडरूम को लेकर होता है, हमारे यहाँ 35 साल से हो रहा है। कमोड के कलर को लेकर झगड़ा हुआ। अब आप बताओ, पूरा दिन बाहर से ओजन रहेगा, बन जाएगा आपके कमरे में,
ड्राइंग रूम में रखने की चीज तो है नहीं। और जिस काम के लिए है उसमें कलर का क्या लेना, अच्छा हो ना हो सब काला, लेकिन उनकी जिद फिर क्या हुआ? क्या होना दोबारा कर देने पड़े। 2 दिन बात नहीं की मुझसे, नई नई शादी हुई थी। आप उस जमाने से उनके लिए दोबारा लाते हैं? हाँ, तभी फैसला कर लिया कोई भी रूठे तो सुनाई करने की सजा ही बॉडी कभी सीरियस की सजा करना नहीं, एक छोटी मोटी बात होती है। हाँ, जमा करके देखो तो 35 साल में कम से कम 8-9 साल तो रूठाई में गवाए। कई बार तो इस बात में झगड़ा होता रहा। मैंने कहा कि मैं बेटे लेफ्ट साइड पे सो जाऊंगा, लेकिन मेरे राइट साइड पे रही, उसने नींद करनी नहीं, वो लेफ्ट पे सोई, जो कि बाथरूम का देना था उस तरफ, और मुझे लेफ्ट करवट लेने की आदत थी, हंसने से पड़ी थी, मैं क्या करता। कई बार तो ऐसे हुआ कि मैं ऐसे करवट लेके जमीन पे गिर पड़ा और घर में ठीक सोया रहा। फिर तो वो मान गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, कहने लगी जानबूझ के गिरते हो और घर पे सोते हो, मुझे सताने की। अब इससे छोटी बात क्या हो सकती है, छींक पे झगड़ा हो। ठीक पर मैं उनके हाथ में मेहंदी लगाया, डिजाइन बनाया, ठीक है, कुछ छींटे हो गए उसके हाथ पर, गुस्सा हो गई, कहने लगी पोछो मैं तो नाक में मेहंदी लगा दूंगी, सॉरी को कान पकड़ो, मैंने दोनों कान पकड़ लिया उसके, तो उसके कान को मेहंदी लग गई, कान हो गया। दूसरे दिन सुबह में उठा तो पोपट जैसे मेरी नाक लाल हो गई, नाक में मेहंदी लगा दी। ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग, अगर मीटिंग ना भी होती तो इस हालत में कैसे मैं ऑफिस जाता, 1 महीना कर रहे 2 महीने तक बात नहीं। मेरे घर खाने को बहुत स्वीटेस्ट मिली होगी। हाँ, और उसने नमक भरे आंसू गई, फिर वही भूल कर बैठता हूँ। आजकल तो वो कुछ कहती नहीं, मैं भूल कर बैठता हूँ, मैं गुब्बारे देता हूँ, मैं सॉरी कहता हूँ, ताकि वो रूठ कहता। बहुत बहुत दबाया। जिंदगी इतनी लंबी भी नहीं है जितना हम सोचते हैं, साल गुजर जाने के बाद पता चलता है कितना खोया है, कितना कुछ पा सकते हैं। अब तुम लोग देखो, 2.5 घंटे के सफर में आधा घंटा तो उठाई में दबा दिया। एक दे सकता हूँ, एक मना नहीं करूँ। मैं पहुंचते ही उनके लिए उनकी फेवरेट स्वीट डिश बना दूंगी, या फिर उन्हें उनकी फेवरेट ऑथर की किताब ला दूंगी, खुश हो जाएगी। Very good. Very good. एक मामूली सी बात पर खाना छोड़ के मैं चला गया तो ऐसे रुकी के छुट्टी हो गई। ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, अस्पताल से फोन आया, तेरे एक्सीडेंट की खबर मिली। वो किचन के खिड़की के 5 मिनट ठीक करवा दी, वो फैन भी ठीक करवाया है, अभी वो आवाज नहीं करते तो खिड़की अभी ठीक है। तो परेशान हो जाती थी ना आवाज से, अब ठीक है। और वो बिस्तर में मैं फ्लाइट में ही सोता हूँ, जैसे नहीं सोता, तेरी जगह छोड़ के सोता हूँ। हाँ, तुझे बाथरूम क्या लगता है ना? अरे
कार्ड भूल गया मैं गाड़ी में। सॉरी बंद हो गया। तो क्या रहा है वो रॉबर्ट आया था, कह रहा था कि वो घर के जिनके वो पौधे लगाने उनके दिल को पसंद है कि गुब्बारे तो वैसे आते हैं, ऐसे लगता है कि फूलों के पेड़ है। इस बार मैं कालीगंज के लिए गोवा जा रहा हूँ, मजा आता है। क्या हमारे जीवन साथी के लिए हम ताली बजा सकते हैं? तो सो दिस इज द वीडियो की जो शायद काफ़ी समय से मैं काफ़ी सारे हैप्पी मैरिड लाइफ के सेशन में मैंने दिखाया है, बट जब भी मैं भी देखता हूँ तब भी मुझे भी रियलाइज़ होता है कि जीवन के अंदर लाइफ पार्टनर का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको शायद हम उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। क्या आप अग्री करते हैं इस बात से? यस और नो? दूसरी, ये वीडियो से क्या लर्निंग रही आपकी, मैं आपसे जानना चाहूँगा दोस्तों। What do you feel? इससे क्या, कौन सी चीज आपको लगे कि हाँ ये वीडियो से मैं मैसेज लेके यहां से मैं घर पे जाऊंगा? यदि कोई बता पाए। 35 साल से वहां पे हो रहा है तो हमारे घर में भी होगा, वो कोई टेंशन नहीं। बट होने के बाद हम क्या करते हैं? ईगो को बीच में लाते हैं, या फिर यहां पर उन्होंने कोई एक अच्छा सा रास्ता अपनाया था? क्या था वो? कोई मुझे बता पाए? हाँ, भावनाएं व्यक्त करना। एक्सीलेंट। मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। सर आप कुछ बताना चाहते हैं? सही बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए भी। जोरदार होता है, सही बात है। यस। और एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज था कि जब वो रूठ जाए तो मनाना कैसे, उसे साइकोलॉजी की भाषा में लव लैंग्वेज कहते हैं। लव लैंग्वेज माने क्या? सामने वाला कितना भी रूठा हो, आप वो करेंगे तो वो जल्दी से मान जाएगा। सो एज ए हस्बैंड आपको आपकी वाइफ की लव लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि उनको आपका कौन सा काम है। किसी को गुलाब दे पसंद होता है, किसी के लिए आप सुबह में चाय बना के दे किसी को पसंद होता है, किसी को आई लव यू बोले पसंद होता है, जो भी चीज हो। एंड सेम वे हस्बैंड की भी लव लैंग्वेज होती है। सो वाइफ को वो पता होना चाहिए, हस्बैंड को वो पता होना चाहिए। सर आप कुछ बताने जा रहे हैं? यस। कभी मैके जाना रोको मत, बैठ मत। सही बात है, वो उसके मायके में, हम अपने मायके में। वाइफ बोलती है शादी से पहले वही किया होता तो ज्यादा खुश होती है, राइट? बट जोक्स अपार्ट दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं यह रिश्ता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए फिर से एक बात याद कराना चाहता हूं, बच्चे को याद करते हुए, जीवन साथी को याद करते हुए एक मंत्र जो हम यहां से लेकर जाएंगे, जो भी मेरे पास है, जल्दी से वाइफ को जो भी मत बोलना, हाँ? ये हम सबके लिए बोल रहे हैं, उसके लिए ये शब्द का प्रयोग है। एवरीवन, जल्दी से सभी लोग साथ में मिलके, एवरीवन, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास। एवरीवन, एक्शन के साथ एवरीवन, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। एक्सीलेंट। सो आपके खासम खास व्यक्ति के साथ आपका खास जीवन खुशहाल रहे और ज्यादा खुशियां बटोरते रहे। वैसे आप सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। एंड दोस्तों, आज हमारी ये टॉपिक के ऊपर टोटल डिटेल में डीवीडीज भी है, इनके सब चाहे
तो धर्मेंद्र भाई आपको हेल्प करेंगे। हाँ, यस। सो हैप्पी मैरिड लाइफ एंड पेरेंटिंग की डीवीडी है टोटल 50% डिस्काउंट के साथ। इनके पेरेंटिंग की टोटल 7 लॉज है। यदि आप जानना चाहते हैं तो पेरेंटिंग की बुक है जो 150 रुपीज की बुक है, आज आपको वो 100 रुपीज में वो बुक मिल जाएगी। उसके अलावा बच्चों के लिए जो बुक है वो इंग्लिश में है, पेरेंटिंग की बुक हिंदी में अवेलेबल है। बच्चों के लिए एंजॉय और मैथ्स को एंजॉय कैसे करना एंड स्कोर मोर इन एग्जाम, एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेने के लिए बच्चों को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, वो सारी चीजें अवेलेबल है। चाहे तो पीछे से धर्मेंद्र भाई आपकी हेल्प कर देंगे। मैं चाहता हूं कि सर के लिए और उनके विजन के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे टॉपिक के ऊपर मैं बॉम्बे में बात करूं, सिंगापुर में या दिल्ली या दुबई में बात करूं, वो आम चीज है। बट यहां पर ऐसे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स को लेकर आना और इंटरनेशनल स्पीकर्स को लेकर आना, कल संजय रावल को लेकर आना, आज मुझे लेकर आना, फिर और भी जो करियर काउंसलिंग के लिए भी जो सर आए हुए थे, ये सारी चीजें करके जो रास्ते में हमारी बात हुई कि सोने पे पैसा डालते हैं, प्रॉपर्टी में पैसा डालते हैं, शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं, उसका रेट कितना बढ़ेगा वो मार्केट डिसाइड करता है। पर दोस्तों, हम ब्राह्मण समाज इससे ज्यादा, हमसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। इसके अंदर जो टाइम और पैसा डालते हैं उसका रिटर्न हम खुद डिसाइड करते हैं। सो ज्ञान की बात आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। ये ज्ञान को आप रख सकते हैं अपने पास। माने एक आम होता है ना, आम खाने के बाद 3 काम होते हैं। गुठली को फेंक दिया जा सकता है। अब मैंने बोले प्रोग्राम बहुत अच्छा था, फैंटास्टिक, मजा आ गई, और फिर ये बातों को यहीं पे विराम रख के, खाना खा के, हाथ साफ करके निकल गए, दिमाग साफ करके भी निकल गए। एक है गुठली को फेंक दिया जाए, दूसरा है आम खाने के बाद गुठली को सुखाया जाए, उसको सेका जाए और उसमें से सौंफ, उसमें से मुखवास बनाया जाए, और वो जो गुठलियां बची हुई है उसका 3, 4, 6 महीने तक उपयोग और ज्यादा किया जाए। माने ये जो भी सीखा आपने वो परिवार के अंदर, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, उनके साथ शेयर करके ये जो क्रक्ष है, ये जो एसेंस है वो और ज्यादा बढ़ाया जाए। और तीसरा काम ये हो सकता है कि वो गुठली को जमीन में बोया जाए और 5 साल तक उसको पानी से सींचा जाए और एक आम का पेड़ तैयार किया जाए। तो मुझे लगता है कि यदि आज का जो कोशिश है, आज का जो पूरा एफर्ट है, मेरे लंच के बाद भी जो सेशन है, सारे सेशन अच्छे रहेंगे, पर दोस्तों सेशन खत्म होने के बाद गुठली को बाहर फेंकना, उसका सौंफ बनाना या आम का पेड़ बना के नेक्स्ट जनरेशन को संस्कारी बनाना, वो आप सभी लोगों के हाथ में है। सो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे, मिलते रहेंगे, खेलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, यस, किसी को यदि कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं तब तक। यस, सो माने बच्चे हमको इमोशनल जो ब्लैकमेल करते हैं उसको कैसे रोका जाए, वो आपका प्रश्न है। यस, अब मैं चाहूंगा सर के लिए सबसे पहले जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों के अंदर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। और इनफैक्ट अब तो बच्चे भी ये बोलते हैं कि आप ये नहीं करोगे तो फिर मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। हम बच्चों को बोलते हैं, फिर बच्चे हमको बोलना चालू करते हैं। उसके पीछे का सबसे पहला रीजन, बच्चों का जो इमोशनल सेंटर है, बच्चों की जो भावना है, वहां पर मम्मी पापा का जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम बच्चों को नेगेटिव सजेशन देंगे, हम बच्चों के इमोशन से दूर जाएंगे। बच्चे को डांटेंगे, मारेंगे, धमकाएंगे, उससे हम दूर जाएंगे। सो जब हम दूर चले गए, जैसे एक चेयर है और वो चेयर खाली है, तो उस पर कोई भी आके बैठ जाएगा। अगर ये सुनो, वैसे बच्चों के इमोशन के सेंटर से मम्मी पापा या दादा दादी निकल जाएंगे, टोकते हुए, डांटते हुए, मारते हुए, तो वहां पर वो मोबाइल आके बैठ जाएगा, वहां पर वो फेसबुक आके बैठ जाएगा। उसके बाद में उसको पाने के लिए बच्चा हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है। उसका मतलब क्या हुआ, उसके दिल के अंदर हमसे ज्यादा रिस्पेक्ट, हमसे ज्यादा प्यार वो फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या मोबाइल के लिए है। अभी की घटना है, एक बॉम्बे के बच्चे ने मम्मी के अकाउंट से 10 लाख रुपए फ्री फायर करके कोई गेम है, उसके लिए यूज कर दिए। अब जब मम्मी को 10 लाख रुपए
यूज हो गए, मम्मी ने कंप्लेन की और पता चला कि अपने ही बेटे ने कांड किया है। और जब मम्मी ने पापा ने टोका बच्चे को तो बच्चा घर छोड़ के भाग गया। जरा सोचे, क्योंकि मम्मी पापा दोनों बिजी है, मम्मी पापा उसके इमोशनल सेंटर से हट गए, तो फ्री फायर गेम के लिए भी वो 10 लाख रुपए, माने 12 साल का लड़का और 10 लाख रुपए यूज कर देना फोकट की चीज के लिए, फोकट की चीज के लिए वो बहुत बड़ी बात है। एग्री करते दोस्तों? ये सुनो, बट क्यों हुआ? क्योंकि उसके इमोशनल सेंटर में, उसके दिल पे वो गेम बैठी हुई थी। तो पहली चीज जो आप सभी लोगों को रेकमेंड करूंगा कि बच्चों के दिल में जाने के लिए बच्चे के साथ सबसे पहले वो 15 मिनट 20 मिनट खेलना चालू करें, धीरे धीरे वो वीडियो गेम को हटाए। माने वो चेयर में बोलना है बेटा मैं थोड़ा आधा बैठूं, फिर धीरे 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 करके हम बैठ जाए, फिर वो वीडियो गेम हटेगी। सो बच्चे को कौन से काम पसंद है? खाना पकाना पसंद हो सकता है, काफी बच्चों को कुकिंग पसंद होता है, कुछ बच्चों को डांस पसंद है, कुछ बच्चों को मिट्टी में खेलना पसंद है, कुछ को स्विमिंग पसंद है। वो उनके साथ करते करते वो चीज वस्तुओं को दूर हटाए, फिर आप अटैक करेंगे, फिर आप समझाएंगे तो बच्चे मानेंगे। स्पेसिफिकली टीन एज में पहुंचने के बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे तो मम्मी पापा की बात नहीं सुनते बच्चे, क्योंकि वो उनके इमोशनल सेंटर में नहीं है और वो लड़का या लड़की है। तो जोर जबरदस्ती नहीं करना है, इमोशनल सेंटर में एंटर होना है। 15 दिन से 1 महीने का टाइम चाहिए, बट महीने में बच्चे में डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। राइट? थैंक यू। चाहूंगा सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। किसी के मन में और प्रश्न है कि अब खाना कब आएगा? प्रश्न हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। बच्चों को बच्चों को मोबाइल की लत से कैसे छुड़ाया जाए, सर का प्रश्न है। बच्चों को मोबाइल नहीं चाहिए। बच्चों को जो चीज चाहिए वो चीज चाहिए कि जहां पर उनका माइंड एंगेज हो पाए। बच्चों को एंटरटेनमेंट चाहिए। वो एंटरटेनमेंट जब दादा से, दादी से, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से या और कोई खेल से नहीं मिलेगा तो वो बच्चा मोबाइल हो या कल और कुछ भी आ जाए उसके साथ रहेगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चा और कौन से काम को एंजॉय करता है। जैसे मैं मेरी पर्सनल यदि बात करूं तो मेरे बेटे को गार्डन में जाना या नेचर में जाना वो उसको पसंद है, तो उसके साथ मैं रोज सुबह में या रात को 2 से 3 घंटा मैं उसके साथ गार्डन में होता हूं। और मुझे दुख होता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम सारी मम्मियां होती है, पापा में मैं अकेला ही होता हूं। राइट? तो मैं उसके साथ वहां पर खेलता हूं, मैं उसके साथ धमाल मस्ती करता हूं। उसको मेरे कंधे पे बैठ के वॉक करना पसंद है। तो उसके 4 साल हुए, 4 साल में तकरीबन 3.25 से 3.5 हजार किलोमीटर मैं उसको कंधों पर लेकर अभी तक चल चुका हूं, क्योंकि वो उसको सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे कमर का दर्द भी चालू हो गया, बट फिर भी वो काम मैंने रखा है, क्योंकि वो जब नेचर में जाता है, वो जब धमाल मस्ती करता है, मिट्टी में खेलता है, गार्डन में खेलता है, तो उसको मोबाइल की जरूरत नहीं है। तो मैं जब घर पे हूं, मैं बोलूं चलो बेटा हम नाश्ता करें, चलो हम डिनर करते हैं, तो उसको टीवी की जरूरत ही नहीं। वो टीवी बंद कर देता है, खुद ही बंद कर देता है, वो मोबाइल खुद ही बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल से ज्यादा मजा उसको पापा के साथ मिल रहा है। सो बच्चों को मोबाइल नहीं चाहिए, बच्चों को वीडियो गेम नहीं चाहिए, बच्चों को मजा चाहिए। क्या चाहिए? वो मजा हम देंगे तो उसको मोबाइल की जरूरत नहीं है। यदि हम नहीं देंगे, पर ज्यादातर मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर वो मम्मी या फैमिली मेंबर ही बिठा देते हैं, बेटा तू देख, और खाते खाते बोले तू ये कार्टून देख। अब मम्मी ने ही आदत डाली है, तो मम्मी या पापा या दादा या दादी किसी को वो आदत को दूर करना होगा ही होगा। क्लियर है? जोरदार ताली हो जाए। यस यस, उसके लिए क्या सही है क्या नहीं, क्या उनके लिए वो जजमेंट सही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न सर ने पूछा है कि बच्चे अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कामकाज के लिए, अपने करियर के लिए खुद ही डिसीजन लेते हैं, वो कितना परसेंटेज सही है। राइट? ये दैट इज द क्वेश्चन। मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन बहुत ही मैच्योर क्वेश्चन है, शायद सबके दिमाग में तो था, बट ये पूछना वो शब्द सर के है, तो मुझे लगता है सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों, बच्चों के लिए हम डिसीजन लें, हम
कि तुझे ये करना है, वो करना है, वो जितना गलत है, शायद बच्चा खुद डिसीजन ले वो भी उतना ही गलत है। क्योंकि मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं, मैंने काफी सारे केसेस आते हैं। जैसे अभी थोड़े समय पहले एक केस था, बच्चा 12th स्टैंडर्ड में 12th साइंस में 94-95% हो, यूट्यूब पे उसके कुछ 5 या 6 हज़ार सब्सक्राइबर हो, म्यूजिक वो खुद कंपोज कर पाए, म्यूजिक का अच्छा कंपोजर, गिटार खुद बजा पाए, बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकिंग करता, कराटे के अंदर ब्लैक बेल्ट और साइंस भी हो, राइट। माने 36 कलाओं के अंदर वो माहिर, वैसा बच्चा जब हमारे पास केस आया अराउंड 21-22 साल की एज, ड्रग्स एडिक्टेड, और मेडिकल के अंदर मम्मी पापा ने उसको 2 करोड़ रुपए देके इंदौर की कोई कॉलेज के अंदर एडमिशन करवाया, क्योंकि अब एडमिशन मिले वैसा नहीं था। 12th के बाद एडमिशन मिला, बट एमडी और एमएस करने के लिए वो नहीं मिला, और वो भी 2 साल 3 साल हो गए क्लियर नहीं कर पाया। मम्मी पापा दोनों डॉक्टर। जो बच्चा इतना परफॉर्मर हो यहां पर पहुंच गया, जब पूछा गया, बच्चे से बात की गई, उसके साथ काउंसलिंग किया, तो बच्चे जब खुद डिसीजन लेता है ना, तो वो क्या करता है मालूम है? 2 चीज आजकल के बच्चों के लिए है कि वो अच्छा होगा तो भी खुद पे ब्लेम करेगा, और यदि उसको 6 महीने के बाद मजा नहीं आया ना, तो वो किसके ऊपर ब्लेम करेगा? उसका खुद का ही निर्णय था, खुद का ही डिसीजन था, तो वो क्या करेगा? बच्चा फिर गलत सोबत में जाके मजा कहीं से ढूंढने की कोशिश करेगा। उस समय पे सही दोस्त, सही गाइडेंस, सही काउंसलर मिल गया तो वो सक्सेस में मजा को ढूंढेगा, नहीं मिला तो गलत दोस्त और गलत काम में मजा ढूंढेगा, राइट। सो बेस्ट पार्ट इज व्हाट, बच्चा बोले एग्जाम्पल के तौर पे कि मुझे ये करना है, मुझे सपोज आईआईटी में जाना है, मुझे आईआईएम में जाना है, मुझे ये करना है। हमें बच्चे को क्या बोलना है? बेटा आप वैसा करो, 2 से 3 चीजें हम साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं। अब डिसाइड वही करें, बट उसके मन में क्या होना चाहिए कि मेरे डिसीजन में मम्मी पापा दोनों इन्वॉल्व है, हमें निर्णय लेना नहीं है, बट हमें उसको बोलना है बेटा ए के साथ बी भी डिसाइड कर, और ए और बी ना मिले तो सी भी डिसाइड कर, चल हम साथ में करते हैं। और जब हम साथ में डिसाइड करते हैं और ए में शायद सफलता ना मिले, ए में शायद एडमिशन ना मिले, तो साइकोलॉजिकल तरीके से कहूं, बच्चे को किसी और को ब्लेम दे पाए वैसा कोई व्यक्ति चाहिए। भगवान और मंदिर क्यों इतने मालूम है? लोग वहां पर जाकर और कोई नहीं मिलता तो समाज को ब्लेम करते हैं, देश को ब्लेम करते हैं, मैं यहां पर क्यों पैदा हुआ, मैं अमेरिका में होता तो क्या होता, और कुछ नहीं तो भगवान को ब्लेम करते हैं। होता है ऐसा? ये सुनो, अमिताभ बच्चन के भी होते हैं ना, वो घंटी बजा के भगवान को ब्लेम करने पहुंच जाता है, राइट। तो इंसान को जब सफलता ना मिले, कोई फेलियर मिले, तो उसको ब्लेम करने के लिए कोई चाहिए। बच्चे का खुद का निर्णय होगा, वो किसी को ब्लेम नहीं कर पाएगा, तो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, सुसाइड, वो कुछ भी हो सकता है। बट बच्चे को कुछ अच्छा नहीं लगा, पापा आप भी थे ना निर्णय में, हाँ बेटा मैं भी था, मजा नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, हमने तो प्लान बी रखा हुआ था, चलो बेटा हम उस पर कोशिश करते हैं। सो बच्चों को फोर्स ना करते हुए प्लान ए, बी एंड सी के ऊपर कोशिश करनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहूं तो मैं पहले टीचर बनना चाहता था, दूसरा काम मेरा था रिपोर्टर बनना, राइट, जर्नलिज्म मुझे सीखना था, एंड तीसरा था मोटिवेशनल स्पीकर बनना, राइट। टीचर के तौर पे मैं कुछ क्लासेस में गया, मैंने पढ़ाना शुरू किया, बच्चों को पसंद आता था, बट वो जो क्लासेस के ओनर होते थे वो इनसिक्योर फील करते थे। मैं बुक के बिना पढ़ाता था और बच्चों को भी कुछ लिखाता नहीं था, पर मेरी गारंटी होती थी बच्चों को याद रहेगा। एंड समहाउ वो 3, 4, 5 क्लास में मुझे निकाल दिया जाता था 3-4 पीरियड के बाद, तो मजा नहीं आया। फिर मुझे करना था सेकंड जर्नलिज्म। जर्नलिज्म के अंदर प्रॉब्लम यह आया कि फुल डे का कॉलेज था और मेरी जॉब चालू थी कॉलेज के दरमियान, सो मैं वो कर पाऊं वैसा नहीं था। फिर तीसरा ऑप्शन था मोटिवेशनल स्पीकर। तो आज मेरी खुद की लिखी हुई बुक है, मेरा खुद का सिलेबस है और मेरी खुद की चैनल है, अपना दोनों का काम कॉम्बिनेशन में अपन ही कर रहे हैं। सो प्लान सी भी प्लान ए हो सकता है। सो हम बच्चों को प्लान ए, बी और सी करियर में डिसाइड करने में मदद करें और उसके साथ हम खाली मानसिक तौर पे बने रहें, तो बच्चे गलत राह पे कुछ गलत कदम उठाए वो नहीं होगा, राइट। एक्सीलेंट। उसका क्या ऐसा धर्म है, किस
अपने आप को ब्राह्मण बनाया उसका एक गुण होता है। बच्चे में, हाँ, ब्राह्मण के अपने आप को ब्राह्मण है उसका क्या मतलब है इससे ब्राह्मण बने तो उसके लिए आप अपने बात करके ब्राह्मण आप है, फिर से ब्राह्मण पर बने उसका क्या ब्राह्मण अपने अंदर का ब्राह्मणत्व के क्या गुण होने चाहिए? अच्छा, ब्राह्मणत्व के क्या गुण होने चाहिए? क्या है पर इसलिए आपके अपने में क्या है वो एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पर मुझे लगता है भले विषय से अलग है, बस अस्तित्व से अलग नहीं है। ये प्रश्न विषय से अलग है, बस अस्तित्व से नहीं। सो ब्रह्मा जी जो है ना, उसमें से हम ब्राह्मण हैं, और उसके लिए ब्रह्मा जी जो है ना, उसको यदि हम देखेंगे तो उनके चारों दिशा में मुख है, चारों दिशा में मुख है। तो सच्चा ब्राह्मण कौन? जिनकी आंखें और कान आठों दिशा में खुली रहे और वो हमेशा ध्यानस्थ कमल पे बैठा हो, उतना शांत मन हो और आठों दिशाओं के अंदर उसके आंख और कान खुले हो, वो सही मायने में ब्राह्मण है मेरे हिसाब से। सही है। थैंक यू, थैंक यू। सो ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। सो हम मिलेंगे, इनफैक्ट यूट्यूब के ऊपर भी परीक्षित जुबनपुत्र चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर एवरी वीक मेरा कोई ना कोई नया वीडियो आता है। अभी से पहले 300 से ज्यादा वीडियोस हमने रखे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, पेरेंटिंग के ऊपर पूरा कोर्स पूरे साल का, हैप्पी मैरिड लाइफ के ऊपर, देन आफ्टर ट्रेन द ट्रेनर। यदि आप में से किसी को मोटिवेशनल स्पीकर बनना हो, किसी को यूट्यूब चैनल चालू करना हो या बच्चों को करना हो, तो वो सारी चीजें मैं सिखाता हूं। प्रेजेंटेशन स्किल, अच्छे प्रेजेंटेशन दे के बिजनेस को कैसे बढ़ाना, वो सारी चीजें भी मैं करता हूं। पर वो चीजों पे पैसे अपने आप मिल जाते हैं तो थोड़ा मेरा ध्यान कम है। ये विषय की सामाजिक तौर पे ज्यादा जरूरत है, तो मैं ये सारे वीडियोस को ज्यादा अपलोड करता हूं यूट्यूब के ऊपर। आई वुड रेकमेंड वो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें से भी जो भी वीडियोस आपको अच्छे लगे वो आप डाल सकते हैं। एंड ऐप में मेडिटेशन मैं चाहूंगा कि आप आज से वो करना शुरू करें, बच्चों के लिए, आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।